आप कह रहे थे ज्ञान के बारे में। सर टाइम हो गया, शुरू करें सर? हाँ, शुरू कर दीजिए। हाँ करें। सभी विद्यार्थी, जैसा कि ज्ञात है, जैसा पहले भी बताया गया था कि लेक्चर शुरू होने वाला है, तो आप सारे लोग अपने अपने माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए, और जब आपसे कहा जाएगा ऑन करने के लिए क्वेश्चन के लिए, तब आप माइक्रोफोन ऑन करके क्वेश्चन पूछ के फिर से आप माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए। जंतु विज्ञान विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सैदाबाद प्रयागराज की तरफ से ऑनलाइन जूलॉजी सीरीज का, लेक्चर सीरीज का ये 10वां दिन है। आज इसका समापन है, और इस अवसर पर आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे विभाग, उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक श्री राजीव पांडे जी उपस्थित हैं। हमारे प्राचार्य प्रोफेसर आशीष जोशी जी उपस्थित हैं, और हमारे जो आज के मुख्य वक्ता हैं प्रोफेसर नीलम यादव जी, वो भी उपस्थित हैं। तो औपचारिक स्वागत के लिए हम अपने प्राचार्य जी से अनुरोध करते हैं वो आज की मुख्य वक्ता और आज के मुख्य अतिथि का औपचारिक रूप से स्वागत करें। प्राचार्य जी से। जंतु विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय सैदाबाद प्रयागराज के द्वारा विगत 10 दिनों से ऑनलाइन लेक्चर सीरीज का आयोजन किया गया है। इस ऑनलाइन सीरीज लेक्चर के आज अंतिम दिन है। अंतिम दिन के इस लेक्चर सीरीज में आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के माननीय संयुक्त निदेशक महोदय डॉक्टर राजीव पांडे जी, आज के कार्यक्रम में मुख्य वक्ता प्रोफेसर नीलिमा यादव जी, यही नाम है ना मेरे ख्याल में? जी जी। और हमारे बीच में उपस्थित जंतु विज्ञान विभाग के स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के समस्त विद्यार्थीगण। आज मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है कि हमारे बीच में हमारे परम आदरणीय संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा डॉक्टर राजीव पांडे जी उपस्थित हैं। आपको सर बताना चाहूँगा कि मार्च के महीने में जब लॉकडाउन लगा था, उसके बाद से ढेरों कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए गए ऑनलाइन। कई सारे वेबिनार हम लोगों ने आयोजित किए अपने महाविद्यालय में के तत्वावधान में, परंतु ऑनलाइन लेक्चर्स लगातार चल रहे हैं। परंतु जंतु विज्ञान विभाग के द्वारा यह एक अभिनव प्रयास किया गया जिसमें पूरे प्रदेश ही नहीं, प्रदेश के बाहर के भी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के प्रख्यात जंतु विज्ञान के विद्वान गण को आमंत्रित किया गया, जिन्होंने अपने ज्ञान को हमारे बच्चों के बीच में बांटा। हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं कि महाविद्यालय में एक प्राध्यापक, एक किसी विषय का एक प्राध्यापक, 2 प्राध्यापक, 3 प्राध्यापक होते हैं, और प्रत्येक प्राध्यापक की, जैसे किसी भी व्यक्ति की एक निश्चित सीमा होती है, प्रत्येक प्राध्यापक की अपने विषय में यद्यपि वो निरंतर अध्ययनरत रहते हैं, नया नया ज्ञान अर्जित करते हैं, परंतु ज्ञान की एक सीमा होती है, स्पेशलाइजेशन की एक निश्चित स्पेशलाइजेशन होता है। ऐसी स्थिति में जो विद्यार्थी होते हैं उनको सीमित ज्ञान ही उपलब्ध हो पाता है, विशेष रूप से वह ज्ञान जिसके स्पेशलाइजेशन उनके प्राध्यापकों ने किए। जंतु विज्ञान विभाग के द्वारा और विशेष रूप से डॉक्टर ए.के. वर्मा के द्वारा ये प्रयास किया गया कि अपने अपने क्षेत्र के जो ख्यातिलब्ध जंतु वैज्ञानिक हैं उनको महाविद्यालय के साथ जोड़ा जाए। पहले ये कल्पना नहीं हो पाती थी, क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर्स के विषय में ज़्यादा लोग जानते नहीं थे, और जानते भी थे तो ये प्रयोग में नहीं आता था, बहुत सीमित रूप में प्रयोग में आता था। इस कोरोना काल में जो एक वरदान विशेष रूप से विद्यार्थियों को प्राप्त हुआ है कि ऑनलाइन शिक्षण की पद्धति स्थापित हुई है, और उसका लाभ लेते हुए डॉक्टर वर्मा और जंतु विज्ञान विभाग ने, डॉक्टर बी.एस. मिश्रा सहित, यह एक प्रयास किया है जिसमें विभिन्न महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों के विद्वान प्राध्यापक गण
हमारे छात्रों के बीच में आते हैं। 2 घंटे का लेक्चर सीरीज होता है प्रतिदिन, और जो उनका ज्ञान होता है उस ज्ञान से हमारे विद्यार्थियों को लाभान्वित करते हैं। इसी क्रम में बताना चाहूंगा कि इसी लेक्चर सीरीज में 3 दिन पर्यावरण अध्ययन से संबंधित लेक्चर भी दिए गए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अधिकांश विश्वविद्यालयों द्वारा और विशेष रूप से इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय द्वारा यह अनिवार्य किया गया है कि जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, यानी बीए, बीएससी, बीकॉम में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, वो पर्यावरण अध्ययन या पर्यावरण विज्ञान का पर्चा अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण करना हो। उसके अभाव में उनको डिग्री नहीं मिलती। हमने ये देखा है कि आमतौर पर पर्यावरण अध्ययन या पर्यावरण विज्ञान के विषय में बहुत अधिक ज्ञान न होने के कारण हमारे राजकीय महाविद्यालयों के अनेक बच्चे ऐसे होते हैं जो इस परीक्षा को पास नहीं कर पाते, उत्तीर्ण नहीं कर पाते। 33% जो अनिवार्य अंक होते हैं उनको प्राप्त नहीं कर पाते। इसकी वजह से उनको डिग्री प्राप्त करने में कठिनाई होती है। डॉक्टर वर्मा ने यह बीड़ा उठाया कि हम 3 लेक्चर ही सही एक शुरुआत तो करते हैं कि पर्यावरण इन्वायरमेंटल साइंसेज में या इन्वायरमेंटल स्टडीज में 3 दिन का लेक्चर आयोजित किया जाए, जिससे कि बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों संकायों के छात्र जो है लाभान्वित हों और पर्यावरण अध्ययन की परीक्षा को आसानी के साथ उत्तीर्ण करें। उसके साथ ही ऑनलाइन क्लासेस की भी, ऑफलाइन क्लासेस की भी योजना है। विशेष क्लासेस आयोजित करके बीए, बीएससी, बीकॉम के छात्रों को वो मनाया जाएगा कि पर्यावरण अध्ययन की परीक्षा को वो उत्तीर्ण कर सकें। तो मैं डॉक्टर राजीव पांडे जी का महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करते हुए जंतु विज्ञान विभाग को बधाई देता हूं कि एक से एक जंतु वैज्ञानिकों को और विज्ञान के अन्य विख्यात विद्वानों को हमारे बीच में आप लेके आए। हमारे विद्यार्थी निश्चित रूप से उनसे लाभान्वित हुए होंगे, और मैं आशा करता हूँ, बल्कि मैं कहूँगा मुझे विश्वास है कि जो प्रयास आपने किया है, ये अद्भुत प्रयास जो आपका है, वो आगे भी चलता रहेगा। आगे भी इस तरह के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज आयोजित की जाती रहेंगी। पुनः मैं डॉक्टर राजीव पांडे जी, ज्वाइंट डायरेक्टर हायर एजुकेशन उत्तर प्रदेश का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि जब जिस कार्यक्रम में हमने सर को इन्वाइट किया, सर ने हमेशा हमारे समय निकाला है। इनका कुछ लगाव हमारे महाविद्यालय के साथ ऐसा है कि आप जरूर हमारे समय निकालते हैं। सर, आपके इस महती कृपा के लिए हम आजीवन आपकी ऋणी रहेंगे। और आज की जो आमुख वक्ता हैं डॉक्टर नीलिमा यादव जी का, उनका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और मुझे विश्वास है कि आपसे लोग लाभान्वित होंगे, आपके लेक्चर से लोग लाभान्वित होंगे, और हम सब आपको महाविद्यालय परिवार की ओर से आपको कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये एक हम लोग प्रयास कर रहे हैं सर। आपको याद होगा कि जब लॉकडाउन नहीं था, पिछले सत्र में भी हम लोगों ने 3 विशेषज्ञों को महाविद्यालय में बुलाया था, और जूलॉजिकल सोसाइटी के माध्यम से फिजिकल हम लोगों ने लेक्चर बच्चों के सामने भी कराया था। और जेडी सर को बताना चाहेंगे सर कि हमारे यहाँ 60 सीटें हैं, और एडमिशन के लिए हमारे डिपार्टमेंट में मारामारी रहती है। और सर 2 साल पहले का जो हमारा बैच गया है, उसमें 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस कंडीशन में भी नेट क्वालिफाई किया है, और एक विद्यार्थी जो है वो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से चयनित भी हो गया है, और एक अभी चंदौली में बीटीसी में सिलेक्ट हो गया है, टीचर हो गया है। तो हम लोग सर बच्चों के लिए बहुत कुछ करते रहते हैं। और सर ये एक बहुत, हम लोग छोटे थे तो एक प्रार्थना सुनते थे सर, बहुत अगर आप कहें तो 2 मिनट की एक प्रार्थना हम सुनवा दें सर, आपको भी पुरानी बात याद आ जाएगी सर। सर हाँ बिल्कुल सुनवाइए। इसमें नहीं आ रहा क्या सर? आवाज आ रही क्या सर? आ रही। बहुत साफ नहीं, लेकिन आ रही। तेज कर दो सीधे।
सर ये सर हमको बड़ा अच्छा लगता था। प्राइमरी से लेकर इंटर कॉलेज तक इसको रोज मॉर्निंग असेंबली में हम लोग गाते थे। तो हमने कहा कि बहुत जो हमारे बच्चे हैं जो ये नहीं जानते, हमने क्लास में पूछा तो ये नहीं जानते थे, तो हमको लगा कि चलिए आज इसी अवसर पर हम सुना देते हैं, बच्चे सुन भी ले। तो सर हम लोग अपने प्राचार्य जी के नेतृत्व में लगे रहते हैं और जितना सर हो पाता है हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। लॉकडाउन के बाद भी, लॉकडाउन के दौरान हम लोगों ने ढेर सारे ऑनलाइन क्लासेस लिए और इस समय भी अभी हम लोग 4:30 बजे पहुंचे हैं और तब से ये काम शुरू हो जाता है सर। तो सर आपका सर इस कार्यक्रम में स्वागत है और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो एमएससी के जुड़े हुए हैं उनको आप आशीष बच्चन के रूप में उनको कुछ आशीष बच्चन दें और हम लोगों को भी कुछ मार्गदर्शन करेंगे तो हम लोग भी कुछ और अच्छा काम करते रहे सर। धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही सर, आ रही। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सैदाबाद के जंतु विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित 10 दिवसीय लेक्चर सीरीज, विशेष लेक्चर सीरीज के अंतर्गत आज 10वें दिन अंतिम दिवस उपस्थित महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर आशीष जोशी जी, जंतु विज्ञान विभाग के प्रभारी अध्यक्ष डॉक्टर ए.के. वर्मा जी और प्रोफेसर जुड़े भी विद्यार्थियों, यह परम सौभाग्य और प्रसन्नता का विषय है कि राज्य के महाविद्यालय के द्वारा ये एक लेक्चर सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। इसका उन्होंने मुझे बताया है, तो इसीलिए तो पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए और जो विभिन्न प्रतिष्ठित महसूस नहीं करते हैं और बड़ा अच्छा लगने लगा है, वैसे ही आनंद आने लगा है जिस प्रकार से फिजिकल फॉर्म में क्लासेस हुआ करती थी। तो ये एक बहुत अच्छा अवसर है। अभी मैं देख रहा था कि जो 10 दिवसों के जो वक्ता थे तो उनमें बहुत ही विषय विशेषज्ञ और ख्याति प्राप्त प्राध्यापक हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से, लखनऊ यूनिवर्सिटी से, जम्मू से, लखनऊ की इंटेग्रल यूनिवर्सिटी से, झांसी से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, गोरखपुर से, बलरामपुर से और इसके अलावा दूसरे देशों से भी प्राध्यापकों को आमंत्रित किया गया है। यह एक बहुत ही अच्छी बात है। जैसे कि अभी जोशी जी ने बताया कि अभी इससे पूर्व जो हमारी व्यवस्था थी उसमें जो कॉलेज में पोस्टिंग जिस प्राध्यापक की होती थी, हम केवल
स्टूडेंट्स को उन्हीं के ज्ञान से लाभान्वित करा पाते थे, लेकिन ऑनलाइन टीचिंग ने एक असीमित दायरा हमारे सामने कर दिया है कि आज हम किसी क्षेत्र के विश्व स्तरीय जो विशेषज्ञ हैं उनसे भी हम उनके ज्ञान का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत अधिक ना कहते हुए मैं महाविद्यालय के इस प्रयास की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और ये विद्यार्थियों के लिए सौभाग्य की बात है कि उनको ऐसे शिक्षक और प्राचार्य मिले हैं कि जिन्होंने इस अभिनव प्रयोग को किया है। और सैदाबाद जैसी जगह जो कि काफी मतलब रिमोट एरिया है, वहां पर भी छात्र छात्राओं को ये एक अवसर प्रदान किया है। इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। मैं इस लेक्चर सीरीज की सफल आयोजन की कामना करता हूं और भविष्य में भी इस तरह के आयोजन होते रहें, इसके लिए मैं ये कामना करता हूं कि आप लोग भविष्य में ऐसे आयोजन कराते रहेंगे। और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस लेक्चर सीरीज में आमंत्रित किया और 2 शब्द बोलने के लिए मुझे यहाँ एक अवसर प्रदान किया। इसी के साथ साथ मैं आप सभी के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपने व्यस्ततम समय में से हम लोगों के लिए इतना समय निकाला सर। पूरा जंतु विज्ञान विभाग राजकीय कार्यक्रम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इसके लिए पुनः मैं आपको बधाई सर, सराहना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपका बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब लेक्चर स्टार्ट कराएं सर। तो बच्चों, हम लोग अपने फॉर्मल लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम मैडम को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। आज की जो स्पीकर हैं, आज 10वां दिन है, अंतिम दिन है। अंतिम दिन की अपनी जो स्पीकर हैं वो डॉक्टर नीलम यादव जी हैं। तो डॉक्टर नीलम यादव हैज कंप्लीटेड हर PhD फ्रॉम CSIR, Indian Institute of Toxicology Research, Lucknow, and postdoctoral studies from Stem Cell Biology Laboratory of National Institute of Immunology, New Delhi, India. She is biochemist in the Department of Biochemistry at Dr. Ram Manohar Lohia Awadh University, Ayodhya. She is working in the area of cell therapy for genetic diseases of liver. Dr. Neelam has published many papers and chapters in reputed international journals and books. She has been granted 1 American patent for her work on stem cell therapy for the treatment of hemophilia A disease. She was visiting scientist in the Department of Medicine, Albert Einstein College of Medicine, New York, USA, for 1 year under Raman Fellowship Program of University Grant Commission, New Delhi, Government of India. She is recipient of various awards and grants from DST and UGC for her work in the area of stem cells and liver disease. She has delivered various invited lectures in India, USA and Thailand. तो ऐसे जो हमारे स्पीकर हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य और गौरव की बात है कि आज वो हम लोगों के बीच में हैं और उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया है। तो मैडम, ज़्यादा समय न लेते हुए राजकीय महाविद्यालय सैदाबाद की तरफ से आपका स्वागत करते हुए हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप अपना लेक्चर आरंभ करें। हमारे बच्चे चूँकि ग्रामीण प्रवेश के हैं, इसलिए आपसे आग्रह रहेगा कि अगर आप हिंदी के शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे ज़्यादा लाभान्वित होंगे। मैडम, आपका स्वागत है और आप अपना लेक्चर आरंभ करें। Good evening, sir. Can you hear me? Yes, madam. Yes. Okay. Respected chief guest of this guest series, Professor Rajiv Pandey, sir, Honorable Joint Director, Higher Education, Government of Uttar Pradesh, and Professor Ashish Joshi, the Principal of your college, and Dr. A.K. Verma, sir, and Dr. B.K. Misra ji, Assistant Professor, Zoology, Government Postgraduate College, Prayagraj. First of all, I am thankful to Professor A.K. Verma ji for giving me this opportunity to share my some knowledge to your students. Thank you so much, sir. So now I will start my lecture. I will share my slides.
आपको दिखाई दे रहा है स्लाइड्स? हाँ जी मैडम, दिखाई दे रहा है। यस मैम। दिखाई दे रहा है? जी जी मैडम, दिखाई दे रहा है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अच्छा, एक सेकेंड, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इधर से, एक बार हम दोबारा रिस्टार्ट करेंगे। अच्छी। हाँ, अभी दिखाई दे रहा है? हाँ जी मैडम, दिखाई दे रहा है। ओके, मेरा टॉपिक है सेपरेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये टेक्निक मुझे लगता है जूलॉजी के बच्चे भी कोर्स में होगा उनके। जी मैडम, जी है। हाँ, इसीलिए ये टॉपिक शायद दिया गया। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं, ठीक तो है मैडम, सही। ठीक रहा है? हाँ जी, अब हट गया। हट गया ना, यही तो कुछ प्रॉब्लम बीच बीच में आ रहा है मेरे को। एक मिनट, ओके। सो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो एक टेक्निक आपने जैसा कहा हिंदी में बताना है, जी जी। तो इसलिए मैं हिंदी में बताऊंगी जिससे बच्चों को इंटरेस्ट बना रहे और बच्चे सुने नहीं। इलेक्ट्रोफोरेसिस वो टेक्निक है जिसमें से कि हम लोग किसी भी मैक्रोमोलिक्यूल को सेपरेट कर सकते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, ये सब हम लोग रूटीनली अपने प्रैक्टिकल में यूज करते हैं। और ये बहुत अच्छी टेक्निक है जिससे कि जो है क्या कहते हैं, हम जैसे सीरम में बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। एंड यू कैन सी हियर दैट ही इज फादर अर्नेट टिस्लियस इज द फादर ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। इन्होंने जो है हॉर सीरम पे अलग अलग डिफरेंट काइंड की प्रोटीन जो है सेपरेट की थी और जिससे कि इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का इन्वेंशन हुआ था, इसीलिए इनको फादर बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस का। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्चुअली क्या है? इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो एक्चुअल में माइग्रेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल होता है। इसमें माइग्रेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई जब करते हैं तो उसमें जो हमारे चार्ज पार्टिकल है उनका माइग्रेशन होता है, जिसकी वजह से उनका सेपरेशन होता है और वी कैन सेपरेट, और हम उसको सेपरेट कर सकते हैं डिफरेंट प्रोटीन। मिक्सचर में अगर बहुत सारे प्रोटीन हैं तो उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। इस जैसा कि वर्ड से ही पता है, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज पार्टिकल एंड फोरेसिस मतलब मूवमेंट। यानी इसमें इस टेक्निक में क्या होता है कि जो हमारे चार्ज पार्टिकल होते हैं जैसे प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, उनका माइग्रेशन होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिक्वायर्ड फॉर दिस टेक्निक। सो मेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जैसे अमीनो एसिड्स हो गए, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सब जो इनमें आयनाइजेबल ग्रुप्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर पीएच पे इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पीसीज होते हैं, ये कैटायन या एनायन फॉर्म में। तो क्या होता है कि जब हम उनको इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई करते हैं इस टेक्निक में, तो वो जो चार्ज पार्टिकल होते हैं दे स्टार्ट माइग्रेटिंग। वो माइग्रेशन उनका स्टार्ट होता है आइदर टू कैथोड टू एनोड डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ देयर नेट चार्ज। उनका नेचर ऑफ चार्ज क्या है उसकी बेस पे उनका माइग्रेशन होता है। अगर वो कैथोड से एनोड की तरफ माइग्रेट करते हैं और उसी बेस पे उनका सेपरेशन होता है। यानी अगर हमारे सीरम में बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, जैसे आज मान लीजिए आपको एल्बुमिन सेपरेट करना है और भी आपके बहुत सारे प्रोटीन्स है, तो उनको आप सीरम को अगर इसमें सैंपल को इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू रन करते हैं तो आपको अलग अलग प्रोटीन के अलग अलग बैंड्स मिलते हैं और उससे आप उनका सेपरेशन कर सकते हैं, यानी प्यूरिफाई भी कर सकते हैं। This is one of the most fundamental process used in all types of molecular biology. आजकल जो molecular biology यूज होती है उसमें ये फंडामेंटल मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। और जो है हमारे बहुत सारे जो रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट एक्सपेरिमेंट्स होते हैं लैबोरेटरीज में, डायग्नोस्टिक सेंटर्स में, वहां पे इलेक्ट्रोफोरेसिस रूटीनली यूज होती है। So now I will talk about the definition. Definition क्या इलेक्ट्रोफोरेसिस का है वो मैं बताऊंगी। Electrophoresis is the migration of charged particle or molecules in the medium under the influence of applied field. मैंने बताया जैसे कि वो एक माइग्रेशन है चार्ज पार्टिकल का, जो कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्फ्लुएंस में हमारे जो है चार्ज पार्टिकल माइग्रेट करते हैं। ये डिफिनीशन है
इलेक्ट्रोफोरेसिस की। और द रेट ऑफ माइग्रेशन ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। उसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इनके माइग्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो उसको मैं बताना चाहूंगी। पहला है द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है या उसका साइज शेप क्या है मॉलिक्यूल का, उस सब पे भी डिपेंड करता है। दूसरा है रिलेटिव हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ द सैंपल। तीसरा है आयनिक स्ट्रेंथ, हमारा उसमें कितने चार्ज पार्टिकल है, कैसा आयनिक स्ट्रेंथ है, उस पर भी डिपेंड करता है। एंड टेम्परेचर ऑफ द बफर, अभी आप आगे डाल के देखेंगे कि इस टेक्निक में हम लोग बफर का यूज करते हैं, तो उसमें उसका टेम्परेचर क्या है वो भी मैटर करता है इस टेक्निक में। एंड मॉलिक्यूलर साइज ऑफ द टेकन मॉलिक्यूल, हमने कौन सा मॉलिक्यूल लिया है उसका साइज कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, नेट चार्ज डेंसिटी कैसी है उस बायोमॉलिक्यूल की, शेप कैसा है बायोमॉलिक्यूल, ये सारी चीजें जो है रेट ऑफ माइग्रेशन पे इनका इफेक्ट होता है। ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस लार्ज मॉलिक्यूल्स है मोर डिफिकल्टी टू मूव, यानी जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका माइग्रेशन जो है डिफिकल्ट होता है इन द सपोर्टिंग मीडिया। अभी आप देखेंगे कि इसमें जो हम बात कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल मूव करता है, तो देन आप देखेंगे कि एक्चुअल में मूवमेंट कहाँ हो रहा है, माइग्रेशन कहाँ हो रहा है, तो उसमें हम बहुत सारे सपोर्टिंग मीडिया यूज करते हैं। उसमें जैसे यहाँ पे एग्जांपल हम जेल बता रहे हैं, जेल आपको पता है कि एक सेमी सॉलिड टाइप का मीडिया है, उसमें हमारा मूवमेंट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमारे लार्ज जो है मॉलिक्यूल्स हैं तो उनको चलने में थोड़ा माइग्रेशन में दिक्कत होता है इन कंपैरेटिव टू स्मॉल मॉलिक्यूल। स्मॉल मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ज्यादा तेजी से मूव करते हैं और उनका सेपरेशन फास्ट होता है इन कंपैरिजन टू लार्ज मॉलिक्यूल। इसका मतलब है कि हम मॉलिक्यूलर वेट भी इससे पता कर सकते हैं इस टेक्निक से। अब इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी क्या चीज है, जिसकी बेस पे ये टेक्निक होती है। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ माइग्रेशन सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी रेट ऑफ माइग्रेशन क्या है सेंटीमीटर पर सेकेंड पर यूनिट फील्ड स्ट्रेंथ। तो उस पर डिपेंड करती है कि हमारे इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी किसी माइक्रो मॉलिक्यूल की क्या है, वो डिसाइड करती है कि इसका माइग्रेशन कैसा होगा। ठीक है, यू कैन सी दैट, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या है और इसका मतलब क्या है, क्यू है नेट चार्ज ऑन आयनिक रेडियस ऑफ द सॉल्यूशन, ये सारी चीजें जो फॉर्मूला जिसके बेस पे आपकी इलेक्ट्रोफोरेसिस काम करती है। मुझे नहीं पता कि आप लोग अभी चूंकि बीएससी के हैं, पता नहीं किस लेवल पे आप लोगों को कितना डिटेल बताना है, लेकिन इसीलिए हम थोड़ा सा, हो सकता है कुछ चीजें ज्यादा हो जाए या हो सकता है कुछ चीजें कम हो जाए। नहीं मैडम ठीक है, आप थोड़ा डिटेल में ही बताइए। बच्चे अभी कुछ अच्छा। बच्चे, चूंकि हमारे यहाँ अभी ऑप्शन है कि बच्चे चाहे तो क्लास करने आए चाहे ना आए, ऐसा भी हमारे यहाँ ऑप्शन है। तो अच्छा। तो इसमें कुछ नहीं बच्चे, अच्छा तो कुछ बच्चे इसीलिए ऐसे हमने हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो भी क्लास में नहीं आए हुए हैं। ओके तो इसलिए नहीं, मुझे लगता है कि चूंकि हम लोग एमएससी वालों को पढ़ाते हैं ना, हाँ, हाँ जी। तो हम उसके हिसाब से देख रहे थे। हाँ। लेकिन ये कि क्योंकि बीएससी के बच्चे हैं तो हो सकता है उनको कोई चीज, हम मान के चल रहे हैं कि ये टर्म उनको पता होगा, हाँ। और हो सकता है उनको ना पता हो जी। ठीक है ना। तो ये हम इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी की बात कर रहे थे, तो उसके बेस में क्या होता है कि द डिफरेंट कंपोनेंट इन ए मिक्सचर विल हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, यानी जो कंपोनेंट मिक्सचर हमारे पास है जिनका सेपरेशन होना है, उसमें सबकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी अलग अलग होती है, जिसकी बेस पे वो सेपरेट, इसलिए वो सेपरेट हो सकते हैं, दे कैन बी सेपरेटेड। ठीक है, मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, न्यूक्लियोटाइड्स होता है, ये सारी चीजें कैन बी सेपरेटेड बाय देयर माइग्रेशन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अब आप ये समझिए कि इस टेक्निक में होता क्या है कि जो हमारे प्रोटीन है या अमीनो एसिड या न्यूक्लियोटाइड, ये सारी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, इनका हमें सेपरेशन होता है, लेकिन कंडीशन वही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इसमें अप्लाई करना पड़ता है, और उसमें जो ये चार्ज पार्टिकल्स हैं उनका माइग्रेशन होता है, और उसी जो उनकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी होती है उसी बेस में माइग्रेशन होता है। और जहाँ पे वो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं वो फास्ट मूव करते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल जो है धीरे मूव करते हैं। उसके बाद उन्हीं के बेस में हमको डिस्क्रीट बैंड्स मिलते हैं, उसी बैंड के बेस में हम ये पता कर पाते हैं कि एक्चुअल में हमारा किस मॉलिक्यूलर का वेट का प्रोटीन हमारे सीरम में या यूरिन में या जिस सैंपल में हम एनालिसिस कर रहे हैं उसमें कितना है। ठीक है, तो अब ये हम थियरी की बात करेंगे कि थियरी क्या है। तो थियरी फिर वही, इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ए फिजिकल मेथड ऑफ एनालिसिस, एक फिजिकल मेथड है एनालिसिस का, which involves separation of the compounds that are capable of acquiring electric charge in conducting electrodes। यानी यहाँ पे हम चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोड्स भी यूज करते हैं, जैसे आपका कैथोड एनोड यूज करेंगे। अभी हम आपको आगे डायग्राम दिखाएंगे कि इस टेक्निक के इंस्ट्रूमेंट कैसे होते हैं, जिसमें कि हम एक तरफ कैथोड होता है, एक तरफ एनोड होता है,
और उससे जो है उससे फिर वो माइग्रेशन होता है हमारे चार्ज पार्टिकल का। ठीक है, डिफिनीशन अगर कही जाए तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में बी डिफाइंड एज द माइग्रेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल थ्रू द सोल्यूशन। सोल्यूशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पे बफर यूज करते हैं। बफर आप लोगों को पता ही होगा कि क्या होता है सोल्यूशन, है ना। थ्रू ए सोल्यूशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी हमको यहाँ पावर पैक की जरूरत होती है, पावर सप्लाई की जरूरत होती है, जिससे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। एंड इसमें जो आप देखिएगा कि जब इलेक्ट्रोड अभी अपोजिट चार्ज पार्टिकल जो है वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करेंगे। अब इसमें ये देखना है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इस टेक्निक को अफेक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेटिक वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करती है कुछ इनहेरेंट फैक्टर पे और कुछ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे। तो इनहेरेंट फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चार्ज, उसका क्या है, दूसरा चार्ज डेंसिटी मॉलिक्यूल की कैसी है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है, टर्सरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर या उसका शेप कैसा है प्रोटीन का, या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करें तो उसका सोल्यूशन का पीएच यानी बफर का पीएच क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, सोल्यूशन विस्कोसिटी कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, ये सारे फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस को। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप देख रहे हैं कि 2 रिजर्वायर फॉर द बफर। यहाँ पे 2 रिजर्वायर, एक इधर इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन भरते हैं और एक तरफ इधर बफर भरते हैं। बीच में जो है क्या कहते हैं हमारा प्लेट्स लगता है जिसमें कि हम जेल को कास्ट करते हैं और डिफरेंट प्रोटीन सैंपल्स को जब इसमें हम लोड करते हैं तो उनका माइग्रेशन होता है। और आप यहाँ देखिए प्लस माइनस लिखा हुआ, यानी कैथोड एनोड के आपके वो इलेक्ट्रोड्स भी लगे हैं। और ये जो हमें दिख रहा है दैट इज पावर सोर्स। पावर सोर्स मीन्स यहाँ से हम इलेक्ट्रिक वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट दोनों को गवर्न करते हैं, जिससे कि हम इलेक्ट्रिक करंट उसको सिस्टम को सप्लाई करते हैं, जिससे कि हमारा जो सैंपल हम लोड करते हैं वो सैंपल माइग्रेट करता है और उनका सेपरेशन होता है। एक्चुअल ओवरऑल जो है इंस्ट्रूमेंटेशन इसका कुछ इस तरीके से होता है। और ये देखिए अलग से पावर सप्लाई, ये हम लोग अपनी लैब में देख सकते हैं। अभी आप लोग बीएससी स्टूडेंट हैं, जब आप एमएससी में आएंगे, हमारे आएंगे तो भी दिखाएंगे, कहीं और एमएससी करने जाएंगे तो भी दिखेगा कि लैब में ये पावर पैक होता है। इसी से हम इसमें कैथोड एनोड की लीड को फिट करते हैं और जो है क्या कहते हैं उससे हम इंस्ट्रूमेंट को चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए वोल्टेज और करंट यहाँ से फिक्स करते हैं। ये पावर सप्लाई है जो अलग से लगानी पड़ती है। और ये देखिए डिफरेंट पार्ट्स हैं जो इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट के अलग अलग पार्ट हैं, जिसमें कि इंस्ट्रूमेंट की बात है कि कैसा होता है वो। तो ये हमारा जेल कैसेट्स है, ये ग्लास की प्लेट्स होती हैं और इसके बीच में हम जेल को कास्ट करते हैं, सेमी सॉलिड जेल बनाते हैं, उसको इसमें कास्ट करते हैं। और ये टैंक होता है जिसमें हम बफर भरते हैं। तो यानी ये जेल कास्ट एक पार्ट हुआ, एक टैंक हुआ, और ये जो है आपका इलेक्ट्रोड चैम्बर है। इसमें आप देखिए इधर ग्रीन और इधर रेड है, तो यानी ये एनोड और जो कैथोड की जो लीड है वो यहाँ पे हम फिट करते हैं। और ये है कॉम। कॉम का मतलब है जस्ट लाइक कंघी की तरह होता है, इसको हम यहाँ पे इसमें हम फिट करते हैं जेल में, जिससे कि ये डिफरेंट टाइप के ग्रूव्स बनते हैं जो जेल के लिए वेल टाइप का बनता है, जिसमें कि हम सैंपल को लोड कर सकें। अगर अलग अलग हमारे मान लीजिए किसी पेशेंट के अलग अलग सीरम में अलग अलग प्रोटीन की एनालिसिस करनी है, तो पेशेंट 1 का इसमें हम लोड कर देंगे, पेशेंट 2 का इसमें करेंगे, पेशेंट 3 का इसमें करेंगे। तो ये वेल जनरेट करने के लिए हमें इस कॉम्ब की जरूरत पड़ती है। ये कॉम्ब हम जेल को सॉलिडिफाई होने से पहले ही लगाते हैं और जब जेल सॉलिडिफाई होता है तो इस कॉम्ब को हम रिमूव कर देते हैं, जिससे कि हमको इस टाइप का सेपरेट वेल मिल जाता है और हम सेपरेट वेल में अलग अलग पेशेंट का अलग अलग सैंपल लोड करते हैं। और ऑब्वियसली यहाँ पे फिर हमको पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है, जिससे कि हम इसको वोल्टेज और करंट प्रोवाइड करके और हम माइग्रेशन करवा सके हमारे सैंपल्स के मॉलिक्यूल्स का, और जिससे कि उनका सेपरेशन हो सके। अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा और हम कोशिश कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल मैडम, बहुत अच्छा, बच्चे एकदम निसंदेह समझ में आ रहा होगा बच्चों को। और ये एक तरह से ये मतलब बहुत ही आप सिंपल तरीके से बता रही हैं, बच्चे निश्चित तौर पे समझ में आ रहा होगा बच्चों। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करेंगे तो यहाँ पे जो 2 मेजर टाइप है, एक जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस, एक है मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी 4 तरह की इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है: पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, थिन लेयर इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेलुलोज एसीटेट इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर मूविंग की बात करें तो मूविंग में भी 4 तरह की है: कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस, आइसोटैगोफोरेसिस, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये सब अलग अलग वेराइटी की इलेक्ट्रोफोरेसिस है। जनरली हम लोग लैब में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आजकल यूज करते हैं प्रोटीन्स के लिए और न्यूक्लिक एसिड के लिए।
इसमें कुछ चीजें हैं, कुछ ऐसी इलेक्ट्रोफोरेसिस है जो अब कम यूज होती है, जैसे पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, फिर भी हम आपको अभी इसके बारे में बताएंगे आगे। तो जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द माइग्रेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल ऑन सपोर्टिंग मीडिया, यानी जो हमारा जो चार्ज पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है वो एक सपोर्टिंग मीडिया में ही होता है, ऐसे तो माइग्रेशन होगा नहीं। तो सपोर्टिंग मीडिया क्या होता है, अभी तक हमने सिर्फ जेल की बात की, लेकिन जेल के अलावा पेपर भी हो सकता है कि जिसमें हमारा वो माइक्रोमॉलिक्यूल्स माइग्रेट करेगा। पेपर, सेलुलोज एसीटेट मेम्ब्रेन, स्टार्च जेल, पॉलीएक्रिलामाइड, ये चारों जो है, ये जो नाम, ये चारों एज ए सपोर्टिंग मीडिया काम करते हैं। इसमें कि पेपर और सेलुलोज एसीटेट ये सब अब कम यूज होता है, स्टार्च भी कम यूज होता है। मेनली अब आजकल पॉलीएक्रिलामाइड, ज्यादा प्रोटीन के लिए पॉलीएक्रिलामाइड यूज होता है और न्यूक्लिक एसिड के लिए अग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज होता है, क्योंकि सबके कुछ कुछ ड्रॉबैक्स हैं, वो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। कंपोनेंट सेपरेटेड आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू डिस्क्रीट जोन। जब हमने क्या कहा, जब ये प्रोटीन माइग्रेट होता है तो उसके बाद सेपरेशन जब होता है, देन वहां पे एक डिस्क्रीट जोन यानी एक बैंड, एक शार्प बैंड मिलता है जिससे इन मीडिया में, जिससे कि हमको क्लियर हो जाता है कि हमारे सैंपल में ये प्रोटीन है या नहीं है, और है तो कहाँ पे है वो भी पता चल जाता है। क्योंकि जब हम माइग्रेशन शुरू होता है तो उसके बाद जहां पे वो स्टॉप होगा वहां पे वो उसका बैंड यानी एक डिस्क्रीट जोन में मिलेगा हमको बैंड, तो उससे हमें पता चल जाएगा इस मॉलिक्यूलर वेट का प्रोटीन हमारे इसमें सैंपल में है या नहीं है। फिर सपोर्टिंग मीडिया, सबसे पहली बात है कि सैचुरेटेड होना चाहिए बफर से, क्योंकि अगर बफर सैचुरेटेड नहीं होगा तो पता चला सपोर्टिंग मीडिया में ही हमारा मैक्रोमॉलिक्यूल चला जाएगा। तो सबसे पहले हम बफर से उसको सैचुरेट करते हैं, फिर उसके बाद स्मॉल वॉल्यूम हम सैंपल का अप्लाई करते हैं, जो नैरो बैंड, जो कि अभी हमने दिखाया कि एक कॉम से हम वेल बनाते हैं, उस वेल के अंदर उसमें एक स्मॉल वॉल्यूम का हम सैंपल जो है लोड करते हैं, वो माइग्रेट करता है। ठीक है, अब इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि ये यूजफुल है फॉर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस। अगर हम कुछ बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कोई टेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पे ये यूजफुल है। और दूसरा है कि स्मॉल क्वांटिटी का सैंपल रिक्वायर्ड है। जैसे आप जाते होंगे डायग्नोस्टिक सेंटर पे, आप लोग जाते हैं, कोई भी अगर ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें सीरम जो मिलता है, उसमें जो सीरम उसमें उनको मल्टीपल पैरामीटर्स चेक करने होते हैं। तो जो इस तरह की टेक्निक होती है वो उसमें इसकी प्लस पॉइंट एडवांटेज ये है कि बहुत स्मॉल क्वांटिटी का हमें सैंपल की जरूरत होती है। तो जैसे अगर हमारा सीरम सैंपल है तो हमें कम मात्रा में ही हमारा अगर सीरम सैंपल होगा तो उससे भी हम प्रोटीन की एनालिसिस कर सकते हैं या न्यूक्लिक की एनालिसिस कर सकते हैं। दूसरा है कि लो कॉस्ट, कम पैसे में, एंड इजी मेंटेनेंस। ये सारी एडवांटेजेस हैं इसके जोनल के। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस ये है कि ये अनसुटेबल फॉर एक्यूरेट मोबिलिटी। एक्यूरेट मोबिलिटी इसमें हम नहीं पता कर सकते हैं। एंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट डिटर्मिनेशन। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है वो आगे जब अभी हम बताएंगे। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट शायद आप लोग ने पढ़ा भी होगा। तो उसमें जो है इसमें ये इलेक्ट्रोफोरेसिस अनसुटेबल है। ड्यू टू दूसरा क्या है डिसएडवांटेज? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सपोर्टिंग मीडियम, टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस सच एज कैपिलरी फ्लो। अगर हम क्योंकि इसमें सपोर्टिंग मीडिया जो यूज कर रहे हैं उसमें कभी कभी कॉम्प्लिकेशन ये आ जाता है कि कैपिलरी फ्लो हो जाता है, या फिर इलेक्ट्रोऑस्मोसिस हो जाती है, या फिर उसका कुछ वॉल्यूम सैंपल का एब्जॉर्ब हो जाता है, तो एब्जॉर्प्शन हो गया, या फिर मॉलिक्यूलर सीविंग, इस टाइप की चीजें अगर हो जाती हैं तो वहां पे फिर एक्यूरेट जो है हम मोबिलिटी नहीं पता कर पाते हैं या एक्यूरेट सेपरेशन नहीं हो पाता है। ये हमारा डिसएडवांटेज है जोनल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। उसके बाद दूसरा है कि इसका जो मेथड है, जो जनरल मेथड है ऑपरेशन का, इसको कैसे करते हैं, वो यही है कि सबसे पहले हम बफर को, मीडियम को सब सेचुरेट करते हैं बफर से, यानी पहले बफर डालते हैं, उससे मीडिया पूरा सेचुरेट हो जाता है। फिर हम सैंपल को जो हमारा, जिसको हमें एनालिसिस करनी है, जिसको हमें सेपरेट करना है, उसको हम अप्लाई करते हैं, उसको बफर क्या है? बफर क्या है? बफर आप लोगों को मेरे ख्याल से बताया गया था, कोई ऐसा सोल्यूशन जिसका पीएच चेंज नहीं होता है, रेजिस्ट करता है। ठीक है, आपको बफर सोल्यूशन जो हमारा, जो आपके जो पॉजिटिव नेगेटिव जो है क्या कहते हैं, जो आपके सॉल्ट सोल्यूशन होते हैं उससे जो बनाते हैं, और बफर की जो सबसे क्वालिटी है, बफर वो सोल्यूशन है जिसका कि पीएच चेंज नहीं होता है, यानी पीएच पे वो रेजिस्ट करता है। पीएच नो पेन, अगर आप उसमें कुछ डालते हैं तो पीएच आपका चेंज नहीं होगा। तो उससे क्या होगा कि आपको जो भी इस तरह के वो आपके इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक यूज होती है उसमें बिना बफर के आप इसमें नॉर्मल वाटर नहीं यूज कर सकते हैं। इसमें आपको, क्योंकि अगर न्यूक्लिक एसिड लेंगे या प्रोटीन लेंगे तो आपका डिनेचर भी होगा, इसलिए हम लोग बफर यूज करते हैं। इसके लिए आरएनए या डीएनए का सेपरेशन कर रहे हैं तो भी हमें बफर की ही जरूरत है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेशन होता है, और फिर उसके बाद हम इसको, इसमें लास्ट स्टेप जो होता है कि जो हम सपोर्टिंग मीडिया,
जिसमें हमने उसको अपलोड किया था उसको सैंपल को, और जिसमें सेपरेशन हुआ है उसको फिर हम रिमूव कर लेते हैं। रिमूव करके और उसके बाद उसमें हम देखते हैं कि हमारा प्रोटीन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब इंस्ट्रूमेंट का एक एक पार्ट की बात आ रही है। तो इसमें सबसे पहले बात होता है कि एक इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर होता है, दूसरा इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जैसे मैंने दिखाया था, लीड दिखाई थी आपकी, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और डिफ्यूजन बैरियर्स होते हैं। दूसरा सपोर्टिंग और स्टेबलाइजिंग मीडिया होता है, जो कि आपको जो है इनर्ट होना चाहिए सैंपल से, कि मतलब उसका जो है सैंपल के साथ कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। वो अगर ऐसा कोई सैंपल आप उसमें डाल के सेपरेट कर रहे हैं जो कि आपके मीडिया से ही उसकी रिएक्शन हो जाए, तो वो सही रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। यानी आपका जो सैंपल जो मीडिया है वो आपका इनर्ट होना चाहिए किसी भी सैंपल सेपरेशन के लिए। अब ये पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस का डायग्राम है, आप देखिए इसमें दो तरह की होती है, एक हॉरिजॉन्टल होती है, एक वर्टिकल। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का मतलब आप समझते ही होंगे, मुझे लगता है। वर्टिकल मतलब ऐसे से, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे ऐसे। तो आप ये देखिए इसमें जो डायग्राम दिखाया गया है, इसमें आप पेपर यूज किया गया है, और दोनों पेपर का जो डिप है आप देखिए जो इलेक्ट्रोलाइट्स में है, मतलब एक तरफ इधर एक ब्लू रेड दिख रहा है, एक ब्लू दिख रहा है, यानी एक एनोड है, कैथोड है, और दोनों बफर में डिप है। बफर इसको चाहिए, और हम जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं तो हमारा जो इसमें सैंपल जो लोडेड है वो माइग्रेट वो है 12 से 14 घंटे इसको लगता है सेपरेशन में। यानी आपने जो सैंपल लोड कर दिया और उसका सेपरेशन मॉलिक्यूल का होने में आपको 12 से 14 यानी ओवरनाइट आपको करना पड़ेगा। शाम को आपने लगाया, सुबह आपको दिखेगा कि हाँ आपका मॉलिक्यूल सेपरेट हो गए हैं, सेपरेशन हुआ है। लेकिन इसीलिए आजकल ये पेपर क्रोमेटोग्राफी बहुत ही रेयर है। अभी आजकल हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल वाला करते हैं, वो आधे घंटे से 1.5 घंटे के अंदर कितना भी अगर स्मॉलर मॉलिक्यूल या हैवी मॉलिक्यूल हो तो भी 1.5 घंटे के अंदर 30 मिनट से 1.5 घंटे में हो जाता है। लेकिन इसमें हम 12 से 14 घंटे लगते थे हमको, ठीक है। लेकिन इसका एडवांटेज यही था कि इकोनॉमिकल था ये और इजी टू यूज था। ये पेपर से हो जाता था। और डिसएडवांटेजेस क्या थे? डिसएडवांटेजेस इसके मतलब नुकसान क्या थे कि इसमें जो है कुछ कंपाउंड जैसे प्रोटीन है या वो जो है प्रॉपर्ली रिजॉल्व नहीं हो पाते थे। यानी प्रॉपर्ली क्यों रिजॉल्व क्यों नहीं होते थे? क्योंकि ड्यू टू एडसॉर्प्टिव एंड इनऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज ऑफ पेपर, वो कुछ ना कुछ जो है हमारा सैंपल जो हमारे पेपर से ही एब्जॉर्ब हो जाता था, जिसकी वजह से उसमें टेलिंग होती है। टेलिंग वर्ड कहते हैं कि जैसे जो प्रॉपर सेपरेशन में हमको डिस्क्रीट बैंड मिलता है, सेपरेशन में एक पर्टिकुलर टाइप का बैंड मिलता है, वो ना मिलके बल्कि उसमें फैला हुआ टेलिंग टाइप का मिलता था, जिससे कि हम पता ही नहीं कर पाते थे कि ये कितने मॉलिक्यूलर वेट का प्रोटीन है। पता चला 2 बैंड आसपास हैं और उसमें टेलिंग हो गई तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि इस मॉलिक्यूलर वेट का प्रोटीन है कि उस मॉलिक्यूलर वेट का प्रोटीन है। और इस टेक्निक में एक और खास बात है कि इसमें जो जब हम मॉलिक्यूल सैंपल का सेपरेशन करते हैं तो हमेशा जो है फर्स्ट वैल्यू में एक स्टैंडर्ड मार्कर लगाते हैं। स्टैंडर्ड मार्कर का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड मार्कर का मतलब ये है कि हम उसमें नॉन प्रोटीन्स के सैंपल नॉन मॉलिक्यूलर वेट के प्रोटीन को लोड करते हैं। जिससे क्या होता है कि हमको पता होता है कि पहले वेल में जो हमारे प्रोटीन हैं वो कितने मॉलिक्यूलर वेट के हैं और उनका बैंड आते हैं। उससे वी कैन कंपेयर, हम उससे कंपेयर कर लेते हैं कि हमारा जो बैंड यहाँ आ रहा है जिसके सामने, उससे हमें पता चल जाता है कि 50 मॉलिक्यूलर वेट का प्रोटीन है, कि 100 मॉलिक्यूलर का वेट का प्रोटीन है, या वो प्रोटीन हमारे सीरम में, पेशेंट के सीरम में एब्सेंट है कि प्रेजेंट है, या हमारे टेस्ट सैंपल में है कि नहीं है। ये सब फायदा है। दूसरा इसमें इलेक्ट्रोऑस्मोसिस हो जाती थी पेपर, इस वजह से पेपर क्रोमेटोग्राफी उतनी सक्सेसफुल नहीं थी पहले। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो कि आजकल बहुत ही कॉमनली यूज होता है, आजकल लैब में यही इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज होती है सेपरेशन के लिए,
और ये हर लैब में अवेलेबल है। मुझे लग रहा है आप लोगों के अभी अगर एमएससी में आप नहीं जाएंगे और प्रैक्टिकल्स होगा तो आपको बहुत इजीली दिखेगी एपरेटस। तो इसमें क्या होता है कि सबसे इसमें जो अच्छी चीज है वो इसमें हम जेल यूज करते हैं। जेल क्या है? सेमी सॉलिड टाइप का मीडिया। आपने जेल देखा होगा, एलोवेरा जेल, और देखा होगा कि आपने सेमी सॉलिड टाइप का चीज है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें 99% तो वाटर होता है और इसमें जो सेपरेशन होता है वो ऑन द बेस ऑफ मॉलिक्यूलर साइज होता है। ये मॉलिक्यूलर सीविंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जैसे इसमें मॉलिक्यूल इसमें रन करते हैं और जैसे जैसे मॉलिक्यूलर का वेट का प्रोटीन होता है, सेपरेशन होता जाता है, वैसे वैसे वो वहाँ पे बैंड मिलता जाता है। ठीक है। इट इज इम्पोर्टेंट टू सपोर्ट इन मीडिया इन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है। और इसमें जो प्रोटीन के लिए यूज करते हैं जनरली पॉलीएक्रिलामाइड जेल यूज करते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि जो प्रोटीन के लिए यूज करते हैं पॉलीएक्रिलामाइड करते हैं और न्यूक्लिक एसिड के लिए एग्रोज करते हैं। इसके अलावा स्टार्च भी रिपोर्टेड स्टार्च भी लोग करते हैं और सेफाडेक्स और अगर भी करते हैं। इसमें क्या होता है कि जेल जो हमारा होता है पॉलीएक्रिलामाइड तो वो पोरस होता है। पोरस होता है क्योंकि हम डिफरेंट परसेंटेज के उसमें एक्रिलामाइड का सॉल्यूशन बनाते हैं जिससे जो जेल बनता है वो पोरस होता है। तो उसकी बीच में जो हमारे मॉलिक्यूल माइग्रेट करते हैं और माइग्रेट फ्रीली माइग्रेट कर पाते हैं। इसलिए ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ज्यादा सक्सेसफुल है, इसमें समय भी कम लगता है। ये देखिए, ये आप देखिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो टैंक होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि यहाँ देखिए पावर सप्लाई है, एनोड कैथोड तो आपको दिख ही रहा है, और ये आपका यहाँ इलेक्ट्रोलाइट जो आपका बफर हमने जो फिल किया। ठीक है। और ये एग्रोज जेल है। ठीक है। अब इसमें जो एग्रोज जेल है और जो एक्रिलामाइड जेल है दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक्रिलामाइड का हमारा यूज होता है वो प्रोटीन के लिए होता है और एग्रोज जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड के लिए होता है। तो जो प्रोटीन के लिए होता है वो हमेशा वर्टिकल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है और जो न्यूक्लिक एसिड के लिए होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। तो इसमें आप यहाँ पे एग्रोज न्यूक्लिक एसिड की बात हो रही है, यहाँ पे एग्रोज जेल यूज किया गया है और यहाँ पे बफर है और ये डिफरेंट टाइप के वेल बने हुए हैं जिसमें कि हम सैंपल अपने लोड किए। पहला अगर जो डायग्राम देखा जाए तो उसमें एक और बाद हमने पावर सप्लाई इसको दिखाई नहीं दे रहा हमको, मैम डायग्राम में दिखाई दे रहा है। डायग्राम में दिखाई दे रहा है मतलब मैम जो फेज हो रहा है एक्चुअली क्या है ना कि डायग्राम दिखाई दे रहा है मैडम, ये ग्रामीण प्रवेश के हमारे विद्यार्थी हैं तो हो सकता है वहाँ पे कनेक्टिविटी कम हो। नहीं हो सकता है कि हो सकता है। मैम आप अच्छा समझा रहे हैं, मैम अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो पा रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि मैम अगर डायग्राम दिख जाए तो हम बहुत इजीली में समझ जाए। मैम मैंने डायग्राम दिख रहा है, तो अपना नेट चेक करो, डायग्राम दिख रहा है। सर दिख रहा है भैया वो ऊपर तो वहाँ दिखाई देगा। नहीं प्रॉब्लम दूसरे आप मोबाइल में देख रहे होंगे तो मोबाइल में हाँ मोबाइल में छोटा होगा ना, अगर आप में देखेंगे तो क्लियर दिखेगा। वो आपका स्क्रीन छोटा होगा इसलिए ठीक है मैम, जितना समझ पा रहे उतना तो बहुत अच्छा समझ पा रहे हैं, लेकिन डायग्राम तो चलिए हम बाद में मैडम का पीपीटी आपको दे देंगे, अभी चुपचाप आप सुनिए नहीं तो लंबा लेक्चर। हाँ ये मैम की आईडी जब क्लिक करेंगे तो वहाँ ऊपर पिन दिखता है, पिन को टच करेंगे तो दिखने लगेगा पूरा। आप लोगों किसी को यूज नहीं करना आ रहा होगा, वो स्क्रीन ही नहीं देख पा रहा है। ठीक है, लेकिन आप चिंता ना करें, टोटल 53 स्लाइड्स है, हम आपको ईमेल कर देंगे, सर को ईमेल कर देंगे और आप सर से आपको सबको मिल जाएगा। ठीक है, आप डायग्राम भी मिल लेंगे, आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा, आप पढ़ भी लेंगे और समझ भी लेंगे। ठीक है, अभी समझिए पहले क्या हो रहा है। अभी तो जो बताया गया है वो यही कि माइग्रेशन हो रहा है, लेकिन इस डायग्राम में अगर आप देख पाते हैं तो ये पता चलता है कि यहाँ पे जब हमने सैंपल लोड किया और जो माइग्रेशन हुआ उसके बाद एक्चुअल में बैंड दिखते कैसे हैं, डिस्क्रीट बैंड जोनल टाइप के दिखते हैं, जहां जहां प्रोटीन है जिस मॉलिक्यूलर के, तो वहां पे बैंड दिखता है और वो जो है आपको वहां पे उससे आपको पता चल जाता है कि कौन कौन सा प्रोटीन है। यानी डिफरेंट जो मिक्सचर ऑफ प्रोटीन हमने इधर से डाला था, वो लोड किया था, जब उनका माइग्रेशन हो गया तो सारे प्रोटीन हमारे सेपरेट हो गए जेल में, तो उससे हमको पता चल गया कि हमारा किस मॉलिक्यूलर वेट का प्रोटीन कहाँ है, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड मार्कर तो लगाया ही था फर्स्ट वेल में। उससे हम कंपेयर कर लेते हैं कि 50 वाले के सामने है, यानी 50 मॉलिक्यूलर का वेट का प्रोटीन हमारे में है, अगर 100 है तो 100 का है, मतलब ये हम एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में देखिए कि 2 टाइप के मेथड होते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। और ये इसमें स्टार्च जेल जो है वर्टिकल में होता है और हॉरिजॉन्टल में, जो इसमें दोनों बताया गया है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्टार्च के लिए, लेकिन आजकल जो यूज होता है प्रोटीन के लिए वो वर्टिकल यूज होता है, जिसमें एक्रिलामाइड जो है हम यूज करते हैं, और न्यूक्लिक एसिड के लिए हम हॉरिजॉन्टल यूज करते हैं, जिसमें कि एग्रोज यूज करते हैं हम।
ठीक है। ये अग्रोज जेल की बात आप कर रहे हैं। एग्रोज जेल जो न्यूक्लिक एसिड के लिए होता है, ये अगर वगैरह सबको पता है कि ये सीवीड का पॉलीसेक्रामाइड पॉलीसेक्राइड है, और एग्रोज जो हाईली प्योरिफाइड अनचार्ज पॉलीसेक्राइड है जो कि अगर से डिराइव होता है। ठीक है, इसको हम यूज करते हैं और ये बहुत फ्रेजाइल होता है। फ्रेजाइल का मतलब कि इस जेल को अगर हम जब इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लेते हैं उसके बाद बहुत ही केयरफुली इसको निकालते हैं, क्योंकि अगर केयरफुली नहीं निकालेंगे तो पता चला वो फ्रेजाइल मतलब टूट जाएगा। जेल जैसे ही आप प्लेट से निकालेंगे तुरंत टूट जाएगा, पता चला आपका 2 घंटे की मेहनत भी चली गई। ठीक है, जो सेपरेशन हुआ तो आप देख नहीं पाएंगे। ठीक है, और इसका जो है डिफरेंट जो जेल का पोर है वो हम उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय द कंसंट्रेशन ऑफ एग्रोज जेल। अगर हमको पोर साइज बड़ा चाहिए तो उसके हिसाब से हम एग्रोज जेल का परसेंटेज का जेल बनाते हैं, अगर छोटे साइज का चाहिए तो उसके हिसाब से हम परसेंटेज डिसाइड करते हैं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट, आपके रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि आपको कौन से मॉलिक्यूल का सेपरेशन करना है। ठीक है, और ये जनरली जो एग्रोज है वो न्यूक्लिक एसिड के लिए यूज होता है। ये अब बाकी एडवांटेजेस है कि ये इजी है, इसका रेजोल्यूशन बहुत अच्छा होता है, और जो है क्या कहते हैं इसमें एब्जॉर्प्शन कम होता है। इसमें हमको शार्प बैंड मिलते हैं, शार्प इसमें जो सेपरेशन होता है वो शार्प बैंड फॉर्म में होता है, तो इजीली हम देख सकते हैं कि सेपरेशन हुआ है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है कि इलेक्ट्रोऑस्मोसिस इसमें होती है, रेगुलेशन कम है, लेकिन फिर भी आजकल हम लोग एग्रोज जेल ही यूज करते हैं क्योंकि इसके एडवांटेजेस ज्यादा हैं। ठीक है, डिसएडवांटेजेस में हमने बताया कि इलेक्ट्रोऑस्मोसिस हाई है, और ये जो वाइडली यूज होता है वो इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस के होता है। इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस शायद आपके कोर्स में नहीं होगा। इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस के और की भी एक वो टाइप है जो कि हम लोग इम्यूनोलॉजी में यूज करते हैं, जहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी का जो है सेपरेशन होता है वहां पे हम इसको इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करते हैं। और ये तो जेल का सिंपल स्ट्रक्चर हमने दिखाया है कि एग्रोज के कि अगर आपका ये सेमी सॉलिड है, जब बन गया तो जब सॉलिडिफाई हो जाएगा तो कैसे दिखेगा। ठीक है, अब ये इसमें जो पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात होती है, इसमें 2 तरह की इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है। एक होती है पेज यानी पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसको हम नेटिव इलेक्ट्रोफोरेसिस भी बोलते हैं। दूसरी होती है एसडीएस पेज, यानी जो उसको हम सोडियम डोडिसाइल सल्फेट पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। तो ठीक है, तो पेज जो है नॉर्मल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, और ये हमारी यूज होती है प्रोटीन मॉलिक्यूल के सेपरेशन के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है आप पीएच और टेम्परेचर सब बफर का कंट्रोल कर लेते हैं, और उसके बाद एक्रिलामाइड का सोल्यूशन बनाते हैं, और उसको दोनों ग्लास प्लेट के बीच में जो है उसको कास्ट करते हैं। इसको कास्ट करना बोलते हैं एक्चुअली। जब जेल का हम सेमी सॉलिड सोल्यूशन बनाते हैं और दोनों प्लेट्स के बीच में डालते हैं तो उसको बोलते हैं कि जेल कास्ट किया। उसके बाद फोम लगाते हैं, वेल बना देते हैं, और उसके बाद जो सैंपल का हमें सेपरेशन होना होता है उसको लोड कर देते हैं, और दोनों तरफ से इलेक्ट्रोड पॉजिटिव नेगेटिव वाले एनोड पावर पैक लगा देते हैं और छोड़ देते हैं 1-1.5 घंटे के लिए। फिर माइग्रेशन होता है और सेपरेशन हो जाता है। ठीक है, और ये मैंने भी बताई दी आपको नेटिव पेज मतलब नॉर्मल, जिसमें कि सेपरेशन जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज के बेसिस पे होता है, साइज के बेसिस पे और शेप के बेसिस पे, कि मॉलिक्यूल का आपके मैक्रो मॉलिक्यूल का साइज क्या है, शेप क्या है, चार्ज क्या है, उसकी बेस पे होता है। और उसमें मेनली इसीलिए ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है वो प्यूरिफिकेशन के लिए भी यूज होती है, क्योंकि हम डिफरेंट टाइप के मिक्सचर प्रोटीन में से डिफरेंट टाइप की प्रोटीन को हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, वो नॉर्मल जो इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है प्रोटीन की उसको हम बोलते हैं नेटिव पेज, यानी नेटिव पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, डीनेचर्ड पेज दूसरी जो टाइप है वो मैंने बताया एसडीएस पेज। एसडीएस पेज का मतलब है सोडियम डोडिसाइल सल्फेट पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एसडीएस क्या है? एसडीएस सबको पता होगा, एक डिटर्जेंट होता है जो कि जो है क्या कहते हैं, जब हम इसको यूज करते हैं तो ये क्या करता है कि हमारा जो मैक्रोमोलिक्यूल है उस पर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है, और जिसकी वजह से कि वो पूरा मॉलिक्यूल हमारा जो है डिनेचर भी होता है प्लस ओवरऑल नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। जिसके बाद फिर जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एसडीएस पेज। ये इस स्लाइड में दिखाया गया है कि कैसे जो है प्रोसीजर क्या है उसका, मतलब तरीका क्या है कि कैसे उसमें होता है। तो मैंने आपको बता ही दिया है उसका तरीका, तो मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, अब ये जो है ये आप देखिए डायग्राम जो हम अभी कह रहे थे कि जेल हम करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए ये 2 ग्लास प्लेट दिख रही हैं आपको, इसमें जेल को हमने डाला है, ऊपर से सैंपल वेल है, और सैंपल वेल में हमें जो सैंपल का सेपरेशन करना है उसको मैंने लोड किया, और नीचे यहाँ टैंक में बफर है, और उसके बाद एनोड कैथोड फिट किया, और जो है हमारे
जो है सैंपल माइग्रेट हुए और यहाँ पे बैंड मिले। जो जो प्रोटीन जहाँ सेपरेट हुआ वहाँ बैंड मतलब एक लाइन जैसी दिखती है, ठीक है, कि वहां पे जहाँ जो प्रोटीन दिखेगा उससे पता चल जाएगा कि सेपरेशन हो गया है प्रोटीन का, ठीक है। अब बात आती है कि प्रोटीन का तो सेपरेशन हो गया, लेकिन उसको हम देखें कैसे, क्योंकि जेल तो ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट में तो हमको दिखता नहीं है कि कौन सा प्रोटीन सेपरेट हो गया कौन सा नहीं सेपरेट हो गया। तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं। वो पहली चीज ये है कि जब आप सैंपल को लोड करते हैं और उसको सेपरेट कराते हैं तो पहले तो ये नहीं पता चलता कि हमारा सैंपल कितना चल चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारा सैंपल कितना रन कर चुका है, उसको रन करना कहते हैं एक्चुअली, कि रन कितना हमारा सैंपल कितना रन कर चुका है। वो रन को करने के लिए हम क्या करते हैं, पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि जेल में हम लोग एक डाई डालते हैं, वो डाई का नाम होता है ब्रोमोफिनॉल ब्लू। ब्रोमोफिनॉल ब्लू जो है वो डाई है, उसको हम यूज किस लिए करते हैं, जिससे वी कैन ट्रैक, कि हम ट्रैक कर सकें कि हमारा प्रोटीन कितना चला, हमारा सैंपल में कितना मॉलिक्यूल कितना रन कर चुका है सेपरेशन के लिए। तो उसकी ट्रैकिंग के लिए हम लोग ब्रोमोफिनॉल ब्लू यूज करते हैं, ठीक है। तो उससे हमें पता चल, वो ब्लू कलर की डाई है, वो जहां जितना चलेगी उतना हमें पता चल जाएगा कि सैंपल में हमारा कितना रन हो चुका है करंट देने के बाद, तो वो जो है पता चल जाएगा, तो उससे हम ट्रैकिंग होगा। और दूसरा जो है, जब वो रन हो गया तो उसके बाद हमने ग्लास प्लेट निकाल ली, जेल निकाल लिया, और जेल निकाल के अब हम आँख से देखेंगे हमको दिखेगा नहीं कि हमारा कहाँ प्रोटीन सेपरेशन हुआ है। तो इसका मतलब क्या, विजुअलाइजेशन के लिए हमको फिर उसको स्टेन करना पड़ता है, यानी जो जेल हमने कास्ट किया उसमें सैंपल को रन किया, सेपरेशन हो गया, अब उसको देखने के लिए हमको उस जेल को स्टेन करना है। स्टेन मतलब उसमें हम डाई यूज करते हैं, प्रोटीन के लिए हम कुमैसी ब्रिलियंट ब्लू यूज करते हैं, और जबकि कुछ लोग सिल्वर सोल्यूशन से भी स्टेनिंग करते हैं जिससे दिखता है। और जो डीएनए के लिए या न्यूक्लिक एसिड के लिए जो मेथड है उसमें हम इथीरियम ब्रोमाइड यूज करते हैं, जो कि कार्सिनोजेनिक भी है। इथीरियम ब्रोमाइड यूज करते हैं, तो दोनों का विजुअलाइजेशन का तरीका अलग अलग है, अलग अलग। ये प्रोटीन को अगर हमने किया तो हम कुमैसी ब्रिलियंट ब्लू से करेंगे तो हमको नेकेड आई से, यानी अपनी खुली आंखों से हमको दिखेगा ब्लू कलर का बैंड कि कहाँ कौन प्रोटीन सेपरेट हुआ है। लेकिन अगर हम जो है न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो वहां पे अगर इथीरियम ब्रोमाइड यूज करते हैं तो वहां हमें नेकेड आई से नहीं दिखता है, क्योंकि वहां पे हमको फिर आपको यूवी अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर जो हम ट्रांसल्यूमिनेटर करके एक इंस्ट्रूमेंट आता है उसके अंदर हम देखते हैं तो आपको ऑरेंज कलर का चमकता हुआ बैंड दिखता है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि हाँ डीएनए प्रेजेंट है या सेपरेट हुआ है, तो कितने कितने मॉलिक्यूलर का प्रोटीन था जिसका सेपरेशन हुआ है। यानी डीएनए के लिए, न्यूक्लिक एसिड के लिए हम लोग इथीरियम ब्रोमाइड यूज करते हैं, और प्रोटीन के लिए हम कुमैसी ब्रिलियंट ब्लू यूज करते हैं, जिससे कि हमें ब्लू बैंड दिखता है, ठीक है। और अगर रेडियो एक्टिव कंपाउंड है कोई तो फिर हम ऑटो रेडियोग्राम में फिर उसको यूज करके रेडियो एक्टिव कंपाउंड से लेबलिंग करके उससे फिर हम चेक करते हैं। ये एसडीएस की बात है जो मैंने बताया था कि एसडीएस जो हमारा एक डिटर्जेंट है जो कि हमारे मॉलिक्यूल को ओवरऑल नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है, प्लस हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल को डिनेचर करता है। उसके बाद जो है उसका सेपरेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो एसडीएस जब यूज करेंगे तो हम बोलेंगे एसडीएस पॉलीक्लोराइड, और अगर हम एसडीएस ये नहीं यूज कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड नेटिव इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। ये इसके जो एसडीएस यूज करते हैं उसमें मर्केप्टोफेनॉल भी यूज करते हैं, जो कि एक जो है क्या कहते हैं प्रोटीन डिनेचुरेशन के लिए यूज होता है, जिससे कि हमारा जो प्रोटीन का जो टर्सरी स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो जाता है, और उसके बाद जो है उसके बाद उसको फिर हम रन करते हैं तब सेपरेशन होता है। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ये आपको हो सकता है अभी मोबाइल में ना दिख रहा होगा, लेकिन जब आपको ये हम पीपीटी शेयर करेंगे तो आप अपने पास देखेंगे तो आपको दिखेगा। ये टर्सरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का होता है जिसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, और जब इसमें हम मर्केप्टोफेनॉल की प्रेजेंस में एसडीएस के साथ इसको हीट करेंगे तो हमारा वो ब्रेक हो जाएगा और प्रोटीन हमारा डिनेचर हो जाएगा। उसके बाद जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो हमको बैंड मिलेंगे, ठीक है। अब ये अगर देखिए तो ये सिंपल एक जेल की फोटो है जिसमें आप ये छोटे छोटे पतले पतले बैंड देख रहे हैं। एक्चुअल बैंड यही है जो हम इतनी देर से कह रहे हैं कि हमारा प्रोटीन का सेपरेशन डिस्क्रीट बैंड में होता है। तो बैंड मतलब ऐसे बैंड दिखते हैं हमको, जब हम देखेंगे तो हमको ऐसे बैंड दिखेंगे कि हाँ ए सी बी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि हमारा ए यहाँ पे इस सैंपल में यहाँ पे है, यानी इतने मॉलिक्यूलर का है जो हम स्टैंडर्ड से देख लेंगे, और बी है तो हमारा कितने मॉलिक्यूलर का है, सी है तो किस सैंपल में सी आया। ये जस्ट एग्जांपल के लिए डायग्राम शो किया है। अच्छा, अब स्टार्च अगर यूज करते हैं तो कुछ लोग स्टार्च भी यूज करते हैं सस्पेंशन के लिए, लेकिन अब ये होता नहीं है, पहले ज्यादा होता था।
तो स्टार्च भी यूज करते हैं, तो उसके स्टार्च के भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। स्टार्च मतलब हम मीडिया की बात कर रहे हैं, जो जहाँ पे हम अभी तक एग्रोज यूज कर रहे थे या पॉलीएक्रिलामाइड यूज कर रहे थे, वो सपोर्टिंग मीडिया, वहाँ पे अगर स्टार्च यूज करें तो क्या होता है, ये उसकी बात कर रहे हैं। अगर स्टार्च यूज करते हैं तो उसका एडवांटेज ये है कि उसका रिजोल्यूशन पावर तो हाई है और हमको शार्प जोन मिलता है, यानी शार्प जोन मिलता है, और इसमें जो है प्रॉपर सेपरेशन दिखता है। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है कि इलेक्ट्रोऑस्मोटिक इफेक्ट होगा, इसमें भी इलेक्ट्रोऑस्मोसिस होगी, और इसका वेरिएशन पोर साइज जो है बैच टू बैच अलग होगा, जिससे वेरिएशन आएगा, जिससे कि हम एक्यूरेट सेपरेशन नहीं कर पाते हैं। ये अगेन देखिए, कॉलम देखिए वर्टिकल है और ये आपका हॉरिजॉन्टल है। ये जस्ट आपको दिखाने के लिए डायग्राम दिखाया है कि कैसे होता है वर्टिकल में और कैसे होता है हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल में हमारा सैंपल इधर से लोड होगा तो इधर जाएगा, इधर को, और वर्टिकल में ऊपर से नीचे आता है। ऊपर से नीचे प्रोटीन के केस में आता है और न्यूक्लिक एसिड के केस में हॉरिजॉन्टल जाएगा, जैसे लेफ्ट से राइट, इस टाइप से। ठीक है। अब दूसरी नेक्स्ट टाइप की इलेक्ट्रोफोरेसिस है, थिन लेयर इलेक्ट्रोफोरेसिस। सर कितना समय है हमारे लिए? नहीं मैडम, आपके पास पर्याप्त टाइम है। अच्छा नहीं, ऐसा ना हो कि जो है बच्चे जो है बोर हो जाएं या कोई टाइम लिमिट हो। नहीं, आज चूंकि लास्ट है, जब तक आप पढ़ाएंगे उसके बाद लास्ट हो जाएगा। अच्छा ठीक है। तो हम डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोफोरेसिस बता रहे हैं ना, तो बच्चे समझ लें क्या है। बाकी इनको कोर्स नहीं कौन कौन सा है मैडम, ठीक है। हाँ जी। तो थिन लेयर इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि हम इसमें जो है सिलिका जो है थिन लेयर जो है सिलिका एल्यूमिना की यूज करते हैं एज ए सपोर्टिंग मीडिया, और इसका एडवांटेज ये है कि इसमें लेस टाइम कंज्यूमिंग है और मतलब कम समय में अच्छा रेजोल्यूशन होता है, यानी अच्छा सेपरेशन होता है प्रोटीन का। तो इस थिन लेयर इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम जो है जेल ना यूज करके बल्कि सिलिका एल्यूमिना की लेयर यूज करते हैं। और इसका एप्लीकेशन क्या है कि जो है डिफरेंट जो है वाइडली यूज्ड इन कंबाइंड इलेक्ट्रोफोरेटिक क्रोमेटोग्राफी, जहाँ पे आपने थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी भी पढ़ा होगा, वहां पे ज्यादातर ये इसी टाइप की थिन लेयर इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज होती है। इसका एप्लीकेशन मेनली वहां पे है। और दूसरा एक जो तरीका है वो सेलुलोज एसिटेट इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें क्या होता है कि पेपर, अभी आपको बताया गया, पेपर, जेल, स्टार्च और थिन लेयर। सेलुलोज एसिटेट में सेलुलोज एसिटेट यूज किया जाता है, जिसमें कि जो है ये एक तरह का जो है ये भी पेपर ही टाइप का है, जिसमें कि आपको बैंड, लेकिन ये भी अब कम यूज होता है। इसका एडवांटेज यही है कि इसमें टेलिंग नहीं होती है, यानी डिस्क्रीट बैंड तो आता है और ये वाइड रेंज के पार्टिकल साइज की इसमें सेपरेशन हो सकता है। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है मेनली? अच्छा, एडवांटेज ये कि हाई वोल्टेज भी इसमें अप्लाई करना पड़ता है अगर आपको रेजोल्यूशन को इनहांस करना है, बढ़ाना है तो। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेज की एक्सपेंसिव है, सेलुलोज एसिटेट जो है हमारा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। और जो है दूसरा है कि इसका जो मेनली एप्लीकेशन है वो क्लिनिकल बायोलॉजिकल प्रोटीन सैंपल्स, जैसे एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है सीरम में, उसको सेपरेट करने के लिए हम इसको सेलुलोज एसिटेट इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करते हैं। और ये एक तरह से पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस का ही अल्टरनेटिव है। हमने अभी पहले बताया कि जैसे पेपर यूज करते हैं उसी तरह सेलुलोज एसिटेट उसका अल्टरनेटिव तरीका है कि अगर आप पेपर नहीं कर पा रहे हैं तो आप सेलुलोज एसिटेट से भी कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका जो बताया, सारे टाइप्स की बात हो रही है, तो दूसरा जोनल के बाद मूविंग बाउंड्रीज इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात हुई थी। तो मूविंग बाउंड्रीज इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि इसमें जो चार्ज स्पीसीज होती है वो माइग्रेट करती है फ्री मूविंग सोल्यूशन में विदाउट एनी सपोर्टिंग मीडिया। अभी तक हम जब जितना भी मूवमेंट माइग्रेशन करवा रहे थे मॉलिक्यूल का, सब एक सपोर्टिंग मीडिया में चल रहा था। सपोर्टिंग मीडिया में या तो पेपर था, या तो स्टार्च था, या जेल था, या फिर जो है आपका सेलुलोज एसिटेट था, कुछ भी था, या सिलिका की थिन लेयर थी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है मूविंग बाउंड्रीज में कि फ्री मूवमेंट होता है सोल्यूशन में विदाउट एनी सपोर्टिंग मीडिया, इसीलिए इसको बोलते हैं मूविंग बाउंड्रीज इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसका एडवांटेजेस क्या है कि ये बायोलॉजिकली एक्टिव फ्रैक्शंस को रिकवर कर लेता है विदाउट यूजिंग डिनेचुरेटिंग एजेंट। अगर हम इसका कोई भी मॉलिक्यूल है जिसके एक्टिव फ्रैक्शंस भी हम इससे जो है सेपरेट कर सकते हैं बिना डिनेचुरेशन, बिना डिनेचर किए हुए उसको, ठीक है। और जो है क्या कहते हैं, इसका डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये कॉस्टली है। और दूसरा ये कि इसमें एलैबोरेटेड ऑप्टिकल सिस्टम की जरूरत होती है। जो हमारा मूविंग बाउंड्रीज है, क्योंकि इसमें हमें कोई सपोर्टिंग मीडिया है नहीं, हमको इसमें यहाँ ऑप्टिकल सिस्टम की जरूरत होती है, तो इसलिए जो है ये एक्सपेंसिव भी है। और दूसरा इसका एप्लीकेशन क्या है कि ये जो है फॉर द स्टडी ऑफ होमोजेनिसिटी ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल सिस्टम। अगर किसी मैक्रोमोलिक्यूल सिस्टम की होमोजेनिसिटी चेक करनी है
तो हम यहाँ वहां पे ये मूविंग बाउंड्रीज इलेक्ट्रोफोर्सिस यूज करते हैं, ठीक है, या फिर एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मिक्सचर्स के जो है एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। अच्छा, अब एक नई टाइप की इलेक्ट्रोफोर्सिस की बात करेंगे जो उसी का टाइप है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोर्सिस। कैपिलरी इलेक्ट्रोफोर्सिस क्या है? कैपिलरी इलेक्ट्रोफोर्सिस उस सब से जितनी अब तक बात हुई है सबसे डिफरेंट है। इसमें ना तो हमको इलेक्ट्रोड ना हमको जो है वो चाहिए, ना प्लेट चाहिए, ना कॉम चाहिए, ना कुछ नहीं, कोई चीज नहीं चाहिए हमको सिर्फ। लेकिन यहाँ भी आपको कैपिलरी ट्यूब चाहिए। कैपिलरी ट्यूब सबको पता होगा कि कैपिलरी ट्यूब क्या होती है, ग्लास ट्यूब। तो इसमें यहाँ कैपिलरी ट्यूब, पतली कैपिलरी ट्यूब यूज करते हैं, जिसका कि यहाँ पे टिपिकल डायमेंशन भी मेंशन है कि 50 माइक्रोमीटर इनर डायमीटर और 0.5 से 1 मीटर लेंथ की होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह की जो इसमें ये इलेक्ट्रोफोर्सिस, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि कैपिलरी में होती है, इसलिए इसको बोलते हैं कैपिलरी इलेक्ट्रोफोर्सिस। लेकिन इसमें भी मॉलिक्यूल का माइग्रेशन ही होता है। इलेक्ट्रोड कैथोड से एनोड की तरह माइग्रेशन ही होता है, लेकिन कैपिलरी के थ्रू होता है यहाँ पे, इसीलिए इसको बोलते हैं कैपिलरी इलेक्ट्रोफोर्सिस। बफर यहाँ पे भी यूज होता है दोनों तरफ, ठीक है। अब ये देखिए इसका डायग्राम, इसमें ये कैथोड है, ये एनोड है, दोनों तरफ बफर है और यहाँ से कैपिलरी माइग्रेशन यहाँ से हो रहा है। बीच में आपका जो है कंप्यूटर सिस्टम होता है जहाँ पे कि आपका डेटा वो रिकॉर्ड करके और उस पर दिखाता रहता है कि कितना माइग्रेशन हो गया और मतलब कैसे सेपरेशन हो रहा है, कितना सेपरेशन हो गया। अब इस कैपिलरी इलेक्ट्रोफोर्सिस में क्या होता है कि सैंपल कैसे लोड किया जाता है, ये दूसरा क्वेश्चन है, क्योंकि इससे पहले हम लोग कॉम बना के सैंपल लोड करते थे। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ दो तरीके रिपोर्टेड हैं कि कैसे सैंपल लोड किया जाता है। पहला है हाई वोल्टेज इंजेक्शन, मतलब कि हम हाई वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं और उसके बाद हम सैंपल को इंक्रीज करते हैं, यानी सैंपल को इंजेक्ट करते हैं, यानी सैंपल्स को हम डालते हैं उसमें, तब वो हाई वोल्टेज की वजह से सैंपल हमारा कैथोड से एनोड की तरफ जाएगा। और दूसरा तरीका है प्रेशर इंजेक्शन, यानी हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे जिससे कि हमारा सैंपल कैपिलरी में जाएगा और उसके बाद वो जो है कैथोड से एनोड की तरफ माइग्रेशन होगा और हमारा सेपरेशन कैपिलरी में ही होता है। तो इसलिए इसे बोलते हैं कैपिलरी इलेक्ट्रोफोर्सिस, ठीक है। ये देखिए आप इसका डिटेल डायग्राम है, यहाँ पे दोनों तरफ बफर रिजर्वायर रखे हुए हैं और ये आपका सैंपल इनलेट, यानी ये सैंपल यहाँ से आपको इसमें इंजेक्ट हुआ है और ये कैपिलरी ट्यूब है जिसमें माइग्रेशन हो रहा है और यहाँ पे डेटा एक्विजिशन जो अभी कंप्यूटर और उसकी बात कर रहे थे वहां से रिकॉर्ड हो गया और कंप्यूटर में डिस्प्ले होता है कि हाँ माइग्रेशन कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, सेपरेशन हो गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो आपकी मतलब की चीज नहीं है क्योंकि इससे पहले बात हो गई है। और ये दूसरी तरह की इलेक्ट्रोफोर्सिस है जिसको हम आइसोटोपोफोर्सिस बोलते हैं। इसका क्या है, इसमें जो है ये जो है इस डिपेंड्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट के बेस पे जब प्रोटीन का सेपरेशन होता है तो उसको हम इस मेथड के थ्रू करते हैं। इसमें यानी टोटल जो है सेपरेशन जो होता है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के बेस पे जहां पे होगा वहां पे हमको डिस्क्रीट जोनल बैंड्स मिलेंगे, जोनल बॉर्डर पे प्रोटीन का सेपरेशन होगा, ठीक है। इसके एप्लीकेशंस क्या है कि ये भी जो है हमें प्रोटीन के सेपरेशन के लिए यूज होती है, साथ में इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस अगर हैं कोई मॉलिक्यूल के तो वो भी सोल्यूशन में, तो वो भी वी कैन सेपरेट दैट इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आल्सो, वो भी हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग ये भी एक ये सब जो है मेथड डिपेंड करता है कि किसके बेस पे हमारा सेपरेशन हो रहा है। तो यहाँ पे आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग जिसपे कि हमारा जो है आपका पीएच ग्रेडियंट के बाद की जो इसकी बात करेंगे जहाँ पे हमारा अमीनो एसिड का जो या प्रोटीन का जो नेट चार्ज 0 होगा, दैट इज आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग पॉइंट होगा उसका। वो जब पॉइंट वहां पे मिलेगा जहाँ पे कि उसका नेट चार्ज 0 होगा वहां पे उसका सेपरेशन होगा, उसीलिए उसका नाम आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग किया है इस इलेक्ट्रोफोर्सिस में। ये उसका डायग्राम है जिसमें कि ऐसा दिखता है, वो आपको दिख नहीं रहा होगा इसलिए हम जब आपको स्लाइड्स भेजेंगे तो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका एडवांटेज भी यही है कि इसमें जो है सेपरेशन हाई रेजोल्यूशन हो जाता है और जो है क्या कहते हैं डिसएडवांटेजेस है कि इसमें जो है हाई वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एप्लीकेशन वही है कि ये प्रोटीन और पेप्टाइड्स के सेपरेशन के लिए यूज होता है और रिसर्च में अगर एंजाइमोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, साइटोलॉजी ऐसी जो ब्रांचेज हैं वहां पे भी हम इसको यूज करते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग इलेक्ट्रोफोर्सिस, ठीक है। इम्यूनो इलेक्ट्रोफोर्सिस चूंकि आप लोगों के अब सिलेबस के बाहर की चीज है इसलिए हम इसको स्किप कर दे रहे हैं, जिसमें हमने बताया था कि एंटीजन एंटीबॉडी के बेस पे सेपरेशन होता है, ठीक है। और एक और नई चीज है वो है 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस। 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस आजकल बहुत यूज होती है, लैब में बहुत यूज होती है, लेकिन जहाँ पे थोड़ा
प्रोटीन का वर्क ज्यादा होता है, वहां पे ज्यादा यूज होती है। 2D बोलते हैं इसको, 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें क्या होता है, बस इसका यही है कि इसमें दोनों डायमेंशन में सेपरेशन होता है, वर्टिकल भी हॉरिजॉन्टल भी। तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट डायमेंशन में क्या होता है, प्रोटीन डिसॉल्व होता है अकॉर्डिंग टू देयर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। उसके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बेस पे पहला सेपरेशन होता है, और दूसरा है कि आपका जो है हॉरिजॉन्टल सेपरेशन, जो कि हॉरिजॉन्टल सेपरेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग। और दूसरा जो है सेकंड डायमेंशन में होता है, जबकि प्रोटीन सेपरेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट। यानी पहला जो सेपरेशन होगा वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बेस पे होगा, जो कि हॉरिजॉन्टल होता है, और दूसरा जो होता है वो वर्टिकल सेपरेशन होगा, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। यानी पहला सेपरेशन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे होगा हॉरिजॉन्टली, और दूसरा सेपरेशन जो है सेकंड डायमेंशन में होगा वर्टिकल, जो कि होगा मॉलिक्यूलर वेट के बेस पे। तो इसीलिए इसको 2D बोलते हैं, यानी 2 डायमेंशनल, वर्टिकल भी होगा हॉरिजॉन्टल भी होगा। पहले हॉरिजॉन्टल होगा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बेस पे, और दूसरा फिर वर्टिकल होगा ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट के बेस पे। यानी दो टाइप का सेपरेशन इसमें होता है, इसीलिए इसको 2D बोलते हैं। अब एप्लीकेशन की बात करें, हम ऑलमोस्ट खत्म ही करने वाले हैं, पेशेंस रखिए। दूसरा एप्लीकेशन की बात करें, इलेक्ट्रोफोरेसिस, हमने बहुत टाइप की इलेक्ट्रोफोरेसिस का डिस्कशन किया आपके सामने। तो अगर इसका देखा जाए तो इसकी एप्लीकेशन बहुत सारे, यहीं पे हमने आपके सामने 15 एप्लीकेशन आपको दिखा रहे हैं। तो ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इसमें देखिए सबसे पहला एप्लीकेशन लिखा है कि डीएनए सीक्वेंसिंग में यूज होता है। दूसरा मेडिकल रिसर्च में, आजकल जहाँ भी कोई भी लेबोरेटरी देखिए इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो उसकी लैब में प्रोटीन का काम है तो इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा ही। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की लैब है जहाँ डीएनए आरएनए का काम हो रहा है, वहाँ इलेक्ट्रोफोरेसिस तो बेसिक टेक्निक है, दिन भर में 4-5 बार जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस चलती रहती है। दूसरा प्रोटीन रिसर्च में होता है, जहाँ मैंने बताया प्रोटीन सेपरेशन या प्यूरिफिकेशन का वर्क हो रहा है किसी मॉलिक्यूल, वहाँ पे भी ये इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक यूज होती है। दूसरा एग्रीकल्चर टेस्टिंग में, वहाँ पे होती है सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, अल्कोहल, फिनॉल्स, न्यूक्लिक एसिड, इंसुलिन, जहाँ भी इस टाइप के मैक्रोमोलिक्यूल की सेपरेशन की बात है वहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज हो रहा है। फूड इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, बायोमेडिकल क्लिनिकल फील्ड्स में हो रहा है, और इसके अलावा ऑटो रेडियोग्राफी में मैंने भी कुछ देर पहले बताया था कि अगर रेडियो एक्टिव कंपाउंड है तो उसके लिए भी यूज हो रही है। और दूसरा फिर फॉर द स्टडी ऑफ बाइंडिंग ऑफ आयरन, अगर सीरम प्रोटीन हमें टेस्ट करना है वहाँ पे भी इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हैं हम। यूज ऑफ एनालिसिस, अगर हमको स्टीरॉयड एंटीबायोटिक्स चेक करनी है वहाँ पे भी हम इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे थायराइड हार्मोन्स टेस्टिंग में होती है लेबोरेटरी में, वहाँ जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज होती है। पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज हो रही है जहाँ पे इंसुलिन को, फ्री इंसुलिन, प्लाज्मा प्रोटीन, ये सब चेक करना है। दूसरा, अगर इट इज यूज्ड फॉर डायग्नोस्टिक ऑफ वेरियस डिजीजेज, अगर किडनी, लीवर और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज जहाँ पे हो रही वहाँ पे भी लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज कर रहे हैं। तो मतलब मल्टीपल एप्लीकेशन है क्लिनिकल बेसिस पे। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, विटामिन के सेपरेशन में भी इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज हो रही है, और क्वांटिटेटिव सेपरेशन में भी, जैसे एंजाइम है, आरबीसी है, वहां पे भी इलेक्ट्रोफोरेसिस लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, और मतलब सेपरेशन के लिए बहुत ही रूटीन है। और मुझे लग रहा है आप लोग एमएससी में जाएंगे तो एमएससी में आपको लैब में भी एक प्रोटोकॉल, एक प्रैक्टिकल भी होगा कि आप खुद ही अपने हाथ से प्रोटीन का, मिक्सचर ऑफ प्रोटीन का सेपरेशन इस एपरेटस के थ्रू करेंगे। तो बहुत ही इजी है, कोई इतनी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। ओके, थैंक यू सो मच। अब विद्यार्थियों, माइक्रोफोन वही लोग ऑन करेंगे जिनको क्वेश्चन पूछना होगा। इतना सहज और सरल ढंग से इस टेक्निक को नहीं समझाया जा सकता है, फिर भी बच्चों के मन में कोई क्वेरी हो तो निस्संदेह आप पूछिए, मैडम बहुत इफेक्टिवली जवाब देंगी, और उस लेवल पे जवाब देंगे जहाँ जिस लेवल पे आप समझ सकेंगे। पूछिए बेटा, पूछिए। हेलो, हम मैम कह रहे हैं कि जो बैंड फॉर्म हो रहा है, बैंड कैसे फॉर्म हो जा रहा है, और बैंड से कैसे पता चलेगा कि पर्टिकुलर उसी प्रोटीन का है या उसी डीएनए आरएनए का? हाँ, ये गुड क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था, लेकिन शायद आपने ध्यान से सुना नहीं होगा उस समय, लेकिन कोई बात नहीं। आप अभी क्योंकि बहुत सारी इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात हो गई है तो सब उसमें कंफ्यूज हो गए होंगे। तो इसमें ये होता है कि हमने बताया ना कि मिक्सचर ऑफ प्रोटीन हम लोड करते हैं। तो मिक्सचर ऑफ प्रोटीन लोड करते हैं, जो जब सेपरेशन होता है तो उसको हमको डिस्क्रीट बैंड मिलता है। वो बैंड हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि हमने बताया था कि एक स्टैंडर्ड मार्कर लगाते हैं हम साइड में, जो कि स्टैंडर्ड मतलब जो नॉन मॉलिक्यूलर वेट का प्रोटीन होता है वो ऑलरेडी कमर्शियली अवेलेबल आजकल मार्केट में रहता है। जब आप इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो जब आप सैंपल प्रिपरेशन करते हैं उसके साथ एक स्टैंडर्ड मार्कर भी आता है,
तो स्टैंडर्ड मार्कर पहले वेल में आपको लोड करना ही पड़ेगा, यानी उस सैंपल को रन करना ही पड़ेगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि कितने कितने मॉलिक्यूलर वेट का, जैसे एक होता है ना स्टैंडर्ड, आपने देखा होगा डायग्नोस्टिक सेंटर पे अगर आप ब्लड टेस्ट रिपोर्ट कराने जाते हैं, तो अगर आपने शुगर टेस्ट कराया या थायराइड टेस्ट कराया तो बगल में एक रेफरेंस वैल्यू लिखी रहती है, है ना। रेफरेंस वैल्यू मतलब ये कि मेल में इतना होना चाहिए, फीमेल में इतना होना चाहिए, या इस रेंज से इस रेंज तक होना चाहिए। इसी तरह स्टैंडर्ड मार्कर भी इसमें यूज होता है, जो कि हम पहले वेल में लगाते हैं, जिसमें हमें नोन प्रोटीन का पता होता है कि इस पे बैंड आएगा, इतना मॉलिक्यूलर वेट का प्रोटीन हमारे का उसका बैंड यहाँ पे दिखेगा। जैसे जैसे वो सैंपल, क्योंकि वो भी साथ में स्टैंडर्ड वाला भी रन करता है, तो हम जब अननोन का जो पेशेंट का या आपके सैंपल मिक्सचर का जब हम डालते हैं, तो जब हमको बैंड आता है तो हम उससे कंपेयर कर लेते हैं कि ये वाला बैंड यहाँ आ रहा है, इसका मतलब ये यहाँ पे स्टैंडर्ड में 50 दिख रहा है, तो यानी हमारा 50 वाला प्रेजेंट है हमारे सैंपल में। अगर नहीं है, इसका मतलब 50 मॉलिक्यूलर का वेट का प्रोटीन हमारे सैंपल में नहीं था, तभी नहीं आया वहां पे, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम स्टैंडर्ड से उसको चेक करते हैं बैंड को, ठीक है। अगर आप स्टैंडर्ड नहीं लगाएंगे, सिर्फ टेस्ट लगा देंगे, तो कभी आप बता ही नहीं कर पाएंगे कि कितना मॉलिक्यूलर वेट का प्रोटीन का सेपरेशन हुआ है, आप जान ही नहीं पाएंगे। जैसे अगर रेफरेंस वैल्यू अगर हॉस्पिटल वाले ना दें, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कितना वैल्यू सही है कितना गलत है, कि आपको मतलब शुगर है कि नहीं है, या कोई और भी थायराइड है कि नहीं है। डिफरेंस मैंने स्टैंडर्ड बहुत जरूरी है, नोन जरूरी है, तभी आप नोन बता पाएंगे, ठीक है ना। थैंक यू मैम। और मैम एक क्वेश्चन और है, मतलब जेल कोई पर्टिकुलर जेल लेंगे कि कैसा, मतलब जेल? हाँ, जेल पर्टिकुलर लेंगे, क्योंकि जेल पर्टिकुलर इसलिए लेंगे क्योंकि अगर हम जो है क्या कहते हैं, अगर हमें पता, अगर आपका जो है सैंपल प्रोटीन है, तो आप एग्रोज जेल नहीं कर सकते हैं, आपको पॉलीएक्लामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ही करनी है, आपको पॉलीएक्लामाइड बिसेक्लामाइड ही लेना पड़ेगा, और उसके बाद ही उसी के जेल में आपका प्रोटीन सेपरेशन होता है। अगर आपका न्यूक्लिक एसिड है, जैसे डीएनए है, आरएनए है, तो आप जो है वहाँ पॉलीएक्लामाइड में सेपरेशन नहीं कर पाएंगे, वहाँ आपको एग्रोज जेल चाहिए। तो ये बहुत क्लियर कट है, ये प्रोटोकॉल ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल्स हैं, जिसमें कि आपको ये पता होता है कि हमें अगर ये इलेक्ट्रोफोरेसिस करनी है तो हमको ये इसी टाइप का जेल चाहिए, उसी में हमारा ये मॉलिक्यूलर माइग्रेट कर पाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा बच्चे एक गलती और करते हैं, वो ये करते हैं कि जब वो जेल कास्ट करते हैं तो पता चला कि वो एनोड कैथोड गलत फिट कर देते हैं, लीड गलत लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि एनोड की कैथोड पे लगा दिया, कैथोड की एनोड पे लगा दिया, फिर थोड़ी देर बाद आके कहते हैं कि मैम वो सेपरेशन ही नहीं हुआ हमारा। सेपरेशन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रॉपर जो है उनको इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं मिली, प्रॉपर उनको इलेक्ट्रिक फील्ड ना होने, गलत वो लगाने की वजह से इलेक्ट्रोड उनका सेपरेशन ही नहीं हो पाता सैंपल में, तब भी उनको रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है ना। ठीक है मैम। और कोई? यस सर। हाँ मैम सर न्यूक्लियस टाइप मींस व्हाट, क्या होता है? क्या न्यूक्लियस टाइप्स मींस व्हाट? न्यूक्लियस टाइप क्या? न्यूक्लिक एसिड बोल रहे थे हम तुम? या मिस न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए आरएनए, जो आपके जो न्यूक्लिक एसिड है आपको बताया गया होगा, अभी आप बीएससी में, तो डीएनए और आरएनए को हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं ना। उनका अगर डीएनए आरएनए का हमें सेपरेशन करना है तब हम एग्रोज करते हैं, अगर प्रोटीन करना है तो एसडीएस या पेज करते हैं, पॉलीएक्लामाइड। न्यूक्लिक एसिड मतलब आपके माइक्रोमोलिक्यूल है ना, डीएनए आरएनए, उसकी बात हो रही है। यस मिस। और कोई? हाँ गुरचरण, क्या बोलना चाह रहे हो गुरचरण? मैम हाँ बोलो। मैम कह रहे हैं कि मैक्सिमम हम लोग या मोस्टली हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब कि यूज कर रहे हैं, हर जगह मैक्सिमम टाइम होता है। मैम क्यों ऐसा है, मतलब कि वो एक्यूरेट आंसर देता है क्या, मतलब मैम? देखिए एक्यूरेट आंसर ये सिर्फ क्वालिटेटिव एनालिसिस है, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो हम लोग रन करते हैं वो सिर्फ क्वालिटेटिव एनालिसिस है, इसमें क्वांटिटेट नहीं कर सकते कि कितना प्रोटीन है हमारे सीरम में या कितना है हमारे, इसमें सीरम भी टेस्ट भी होता है, यूरिन टेस्ट भी होता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमारा प्रोटीन प्रेजेंट है तो कितनी क्वांटिटी में है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं है ये, सिर्फ क्वालिटेटिव है कि प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ये हमें पता चल जाएगा सेपरेशन के बेस पे। ये बात, थैंक यू मैम। ये क्वांटिटी क्वालिटी समझे कि नहीं समझे? क्या सर? क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव समझे कि नहीं समझे, सर का ये क्वेश्चन है। क्वालिटेटिव मैम, ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है वो आपका जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है वो क्वालिटेटिव बताता है मैम। यस क्वालिटेटिव मतलब यू कैन, क्वांटिटेटिव नहीं बताता है। क्वांटिटी नहीं बताता। हाँ, क्वांटिटी नहीं बताता कि कितना प्रोटीन प्रेजेंट है, ये नहीं पता चलेगा। प्रेजेंट है कि नहीं है, आप प्रेजेंट है। यस मैम, आई अंडरस्टैंड मैम। क्वांटिटी मतलब ये नहीं बताइए ये कितनी मात्रा में है। यस ना मैम? आप समझ गए, सही। और कोई? गुरचरण?
क्या पूछ रहे थे? और कौन? ये एच डब्ल्यू कौन है भाई? एच डब्ल्यू कौन है? और किसी कोई क्वेश्चन? मैम थोड़ा सा स्टेम सेल के बारे में जानना था। स्टेम सेल के बारे में वेरी इंटरेस्टिंग, ये तो अलग ही टॉपिक है, इसके लिए सर अलग से इनवाइट करेंगे तब बताइए। आवाज का जो लेक्चर है मैम उसमें थोड़ा पूछो। सा अगर बता देते। नहीं, हम बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, बहुत अच्छा है, स्टेम सेल के बारे में बताएंगे। और जो है हम चाहेंगे कि आप लोग भी अच्छा काम करें और अच्छा जो है अपने कॉलेज का, अपने सर का नाम रोशन करें। स्टेम सेल तो बहुत ही अच्छा, तो आजकल बहुत ही मतलब एडवांस जो है रिसर्च एरिया है जो कि लोग कर रहे हैं, लेकिन कम जगह पे हो रहा है। लेकिन स्टेम सेल्स में हमारे जो सेल्स होते हैं उनकी दो खास क्वालिटी होती है कि वो जो है अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। अनस्पेशलाइज्ड का मतलब इनका फंक्शन कोई स्पेशलाइज्ड इस तरह से होता है, डिफरेंशिएटेड नहीं होता है, डिफरेंशिएटेड नहीं होता नहीं। हाँ, अनस्पेशलाइज्ड होते हैं और पहला प्रॉपर्टी उनकी यही है कि वो अनस्पेशलाइज्ड होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है कि वो किसी भी कंडीशन में किसी टाइप का सेल बना सकते हैं, यानी ट्रांस डिफरेंशिएट हो सकते हैं। ये सबसे बड़ी क्वालिटी उनकी दूसरी है। तो इसी वजह से उनको ट्रांस डिफरेंशिएशन करके हम लोग अलग अलग बीमारियों में, अलग अलग डिजीज के क्योर में हम लोग स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन करके करते हैं, क्योंकि हमने जहां जैसी जरूरत होती है वैसे वो जाके वहां पर डिफरेंशिएट हो जाते हैं। जैसे हमने अपना जो आपने हमसे पूछा उस केस में तो ये था कि जो हमारा स्टेम सेल था हमने बोन मैरो से निकाला था और उसको हमने लीवर सेल में डिफरेंशिएट करवाया था। क्यों लीवर में क्यों करवाया था? क्योंकि जो हमने मॉडल यूज किया था वो हीमोफीलिया किया था। हीमोफीलिया में आपको पता है कि ब्लड क्लॉट नहीं होता है, और वो क्लॉटिंग फैक्टर 8 होता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग होती है हमारे यहाँ। इसके बहुत सारे पेशेंट इंडिया में हैं जिनको ये प्रॉब्लम अभी हो रही है कि उनको हमेशा जब ये बीमारी होती है तो उनको कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिलता। जैसे उनका कहीं पे कट हुआ या गिरी, चोट हुई, तुरंत खून उनका बहने लगता है और फिर वो स्टॉप नहीं होता, उनको हॉस्पिटलाइज करते हैं, फिर उनको प्लस चढ़ा दिया जाता है। तो जब चढ़ाते हैं तो उसका जो फैक्टर 8 चढ़ता है उसका जो है हाफ लाइफ बहुत कम है, 48 आवर्स। अगर 48 घंटे में फिर से दोबारा वो बच्चा गिर गया या वो पर्सन को कहीं इंजरी हो गई तो फिर खून बहना शुरू हो जाएगा, रुकेगा नहीं, स्टॉप नहीं होगा, क्लॉट नहीं होगा, तो फिर उसको हॉस्पिटलाइज करें तो कितना दिक्कत है। ये लाइफ बहुत मतलब रिस्की है। और अगर आजकल जो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से भी लोग फैक्टर 8 बना रहे हैं उसकी अलग ड्रॉबैक्स हैं। एक तो पहले वो एक्सपेंसिव है, दूसरा ये कि हर आदमी खरीद नहीं सकता, तीसरा कभी कभी ट्यूमर बनने लगता है उसको करने के बाद बॉडी में। तो फिर इसीलिए स्टेम सेल पैरालिसिस में स्टेम सेल का क्या फ्यूचर है? पैरालिसिस में देखिए वो अगर बॉडी का वो डिपेंड करता है कि कहाँ की पैरालिसिस है, क्योंकि स्टेम सेल ऐसे वहीं पे काम करता है जहाँ पे उसको एनवायरनमेंट इंड्यूस होता है। पैरालिसिस में आप पैरालिसिस अगर पूरा उसका सिस्टम ही खत्म हो गया तो कहाँ डिफरेंशिएट होगा। लेकिन जहां तक हमने देखा पार्किंसन, अल्जाइमर, पार्किंसन में कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं कि जहां पे लीवर में तो बहुत ट्राई किया है उन्होंने कि जहां पे सेल डिफरेंशिएट हो जाए, जहां उसको जरूरत होगी। मैंने पैरालिसिस पूरा अगर डेड है तो फिर उसमें स्टेम सेल उस तरह से नहीं करेगा, और बहुत एक्सपेंसिव भी है, ऐसा नहीं है, और बहुत आसान भी नहीं है। कई बार रिजेक्शन भी बहुत तेजी से होते हैं, रिजेक्शन भी बहुत होता है। मैम स्टेम सेल बॉडी में कहाँ पाया जाता है? बोन मैरो में। अभी ये बच्चे जो है एक क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि ये बच्चे नहीं जान पा रहे हैं ना। मैडम आपने कहा ना कि मॉडल, ये मॉडल नहीं समझ पा रहे हैं, ये पक्का है? क्यों बच्चों मॉडल नहीं समझ रहे हैं ना? मॉडल नहीं समझ पा रहे हैं। मॉडल का मतलब ये कि आप कोई अगर जो बीमारी आप बनाते हैं किसी मॉडल पे, मतलब हम लोग तो सीधे ह्यूमन बीइंग पे नहीं कोई चीज करते हैं ना, पहले तो हम उसका मॉडल उसका क्रिएट करते हैं। तो जो मॉडल क्रिएट करते हैं उस पे उसको चेक करते हैं कि वो उस पे वर्किंग है, तभी जाके हम उसको ह्यूमन पे ले जा पाते हैं ना। तो इसमें हमने हीमोफीलिया मॉडल यूज किया था। मॉडल का मतलब है कि वो एक माउस था। आप लोग अभी बीएससी में जब आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कोई भी रिसर्च जो होती है वो किसी न किसी मॉडल पे होती है। तो मॉडल में क्या होता है कि आप उस पर डिपेंड करता है कि आप रैट ले सकते हैं, माउस ले सकते हैं, आप रैबिट ले सकते हैं, जूलॉजी में तो फिश भी लेते हैं आप लोग मॉडल, है ना। तो उसमें जो है क्या कहते हैं, हमने माउस मॉडल लिया था, और माउस मॉडल में क्या था कि ऐसे तो हमारे माउस को तो हीमोफीलिया हुआ नहीं था, उसको हीमोफीलिया बीमारी तो थी नहीं, उसको हमने इंड्यूस करवाया था। यानी वो उस मॉडल में जो फैक्टर 8 का जो जीन था
तो उसको हम लोगों ने नॉक डाउन करवाया था। नॉक डाउन का मतलब क्या होता है, उसको वहां से हटाया था, तभी वो फैक्टरेट का वो नहीं सिंथेसिस नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से माइस जो हमारा हीमोफिलिक हो गया था, हीमोफीलिया। लेकिन ये हमने नहीं किया था, ये ऑलरेडी यूएस में हुआ था। यूएस से हमने उस माइस को इंपोर्ट किया था इंडिया में, उस पे हमने किया था दिल्ली में, एम्स में। मतलब ऐसा, अच्छा मतलब ऐसा भी हो रहा है कि वो मतलब हीमोफिलिक माउस आपको सप्लाई कर रहे हैं? हाँ, हीमोफीलिया माइस हमें सप्लाई कर रहे थे। उसमें हमें 4 पेयर मिले थे, उसकी ब्रीडिंग हम लोग ने करवाई थी। अच्छा। तो उसमें माउस हमें मिला था, वहां हमने ये था ना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, वहां पे हमने वो इंपोर्ट किया था जैक्सन लेबोरेटरी से। वो ये तो अलग की चीज हो गई, तो ट्रांसजेनिक मॉडल हो गया ना। हाँ जी, तो वही ये इसको हमने इंपोर्ट किया था और उसका फिर हमने ब्रीडिंग अपने यहाँ करवाई थी। और उसके बाद उसको हम हीमोफीलिया उसको कैसे चेक करते थे, क्योंकि माइस में तो 2 ml से ज्यादा ब्लड होता नहीं है, छोटा सा माइस होता है। तो उसमें जो है हम लोग उसकी टेल क्लिपिंग करके चेक करते थे, यानी टेल कट करते थे, 1 to 1.5 सेंटीमीटर की टेल हम उसकी कट करते थे, तो उसकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती थी। तो हम देखते थे अगर हीमोफिलिक है तो वो मर जाता था 4 घंटे के अंदर, क्योंकि सारा ब्लीडिंग होते होते माइस ही मर जाता था। तो जब एक्सपेरिमेंट किया, जब हमने उसको स्टेम सेल उस पर ट्रांसप्लांट किया था, तो हम देखते थे कि उसका ब्लीडिंग टाइम वो ऐसा सर्वाइव हुआ कि नहीं, फैक्टर रेट उसकी बॉडी में बना कि नहीं, अगर क्लिपिंग हुई तो कितने, कुछ सर्वाइवल रेट कितना % बढ़ गया, इस टाइप से चेक करते थे। और फिर उसकी आई से ब्लड निकाल के उसको सीरम में भी चेक करते थे कि फैक्टर रेट आया कि नहीं आया। ये एम्स में किया था ये वाला पार्ट, दिल्ली में। तो बच्चों ये देखिए कितनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल रही है। और जैसे इसी काम के लिए वो यूएस में पेटेंट मिला हमको, क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि पेटेंट मिलना बच्चों, बहुत बड़ी बात है। और जैसा मैडम ने कहा कि जो है आदमियों पर सीधे रिसर्च करना प्रतिबंधित है। क्यों? और नहीं सर, इसका ये भी था ना कि ये मैंने काम किया था, इसका जो हमने जो ये काम पब्लिश किया था वो ब्लड जर्नल में किया था, जिसका इम्पैक्ट फैक्टर भी 16.5 है। बहुत 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 बड़ी बात है बच्चों। तो जो मैडम बता रही थी उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दें कि ह्यूमन बीइंग पर सीधे रिसर्च करना प्रतिबंधित इसलिए है क्योंकि किसी भी फील्ड में कोई भी रिसर्च हो, सभी रिसर्च का एकमात्र उद्देश्य मानव कल्याण है। तो अगर सीधे मानव पर रिसर्च होने लगेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मानव का कल्याण ज्यादा जल्दी हो जाए। और आप ये देखिए अभी कोविड-19 का जो वैक्सीन बन रहा है उसका भी तो ट्रायल ही हो रहा है ना, सीधे मानव को मरीज को कहाँ दे रहे हैं। अभी क्लिनिकल ट्रायल में फेज 1 फेज 2 ये सब चल रहा है ना। और सही बात। तो उसमें भी चल रहा है ना, तो ये भी है। तो बहुत अच्छा लगा हम लोगों से, बहुत इंटरेस्ट। बच्चों एक तो पेटेंट ही मुश्किल काम है और उसके बाद मैडम का जो पेपर छपा हुआ है यहाँ पे 1.1, 2 में या 1 में अगर पेपर छपता है तो लोग बताते हैं कि हमारा जो है इम्पैक्ट फैक्टर 1 में छपा है, 2 में छपा है। और देखिए मैडम का रिसर्च पेपर छपा हुआ है 16 से ज्यादा इम्पैक्ट फैक्टर में, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो मैडम और किसी कोई क्वेश्चन, किसी को? चलिए मैडम बहुत बहुत अच्छा लगा। और ये एक क्या, हाँ किसी पूछना है तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे बच्चे 11 अलग अलग विद्वानों से अलग अलग विषयों पर, ये जो स्टेम सेल है अभी बायोटेक्नोलॉजी में सेल टिश्यू कल्चर में आ चुका है, लेकिन ये बच्चा इसलिए पूछ रहा होगा, बहुत सिंसियर बच्चा है, वो इसलिए पूछ रहा होगा ना क्योंकि हमने आपके बारे में स्टेम सेल के बारे में बताया, इसलिए उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई होगी। नहीं बहुत अच्छा है, ऐसे ही बच्चे ही आगे निकलते हैं। देखिए जो हम लोग, हाँ वो जनरल है, ये वाला जनरल मेथड ऑफ ऑपरेशन है, ये वाला मैम बता दीजिए थोड़ा सा। क्या वाला? ये जो एकदम फर्स्ट में पढ़ाई थी, ये जनरल मेथड ऑफ ऑपरेटिव है क्या, ऑपरेशन, ये वाला मैम एकदम शुरू में। स्लाइड की बात कर रहे हैं? यस मैम। स्लाइड नंबर कौन सा था? क्या जनरल मेथड? क्या एक मिनट मैम, ये जो था हेडिंग था एकदम शुरू में, फर्स्ट में। अच्छा एक मिनट, एकदम फर्स्ट में मैम। थियरी ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। और ये कौन सा है बेटा? मैम तो पहले तो कौन सा जनरल? एक मिनट मैम बताते हैं।
कहाँ बेटा तुम क्या पूछ रहे हो बताओ? कि कुछ पूछ रहे हैं, वो स्लाइड हम नहीं समझ पा रहे हैं कौन सी पूछ रहे हैं। मैम बताते हैं। हाँ, ये आपके फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं कि थर्ड सेमेस्टर के सर? बेसिकली ये हमने फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के लिए बोला था, लेकिन ये बच्चे कुछ जो है ये और भी जो हमारे लोअर क्लास ये वाला मैम, ये जो कंटिन्यूड नहीं है मैम, ये वाला कंटिन्यूड में है जो ये वाला जनरल वाला है ना, जनरल मेथड ऑफ ऑपरेशन, ही वाला। एक मिनट, कंटिन्यूड में है मैम, थर्ड वाला है, थर्ड हेडिंग है, डॉक्यूमेंटेशन जनरल मेथड। ओके, अच्छा ये वाला जनरल मेथड ऑफ ऑपरेशन। जी मैम। ये ऑपरेशन का मतलब ये कि जो इलेक्ट्रोफोर्सेस कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे करते हैं, उसका जो जनरल मेथड होता है वो हम बता रहे थे इसमें। जी, हम ये बता रहे थे कि एक्चुअल में इलेक्ट्रोफोर्सेस में होता क्या है। तो जनरल ये होता है कि जो हम कह रहे हैं बार बार बफर यूज करते हैं, तो यानी सबसे पहले, और जेल यूज कर रहे हैं, तो जेल जो है हमारा मीडियम है और बफर के उसमें कर रहे हैं, तो यानी इसको हमारा पहला स्टेप ये होना चाहिए कि हमारा जो मीडियम है, जेल है, वो सैचुरेटेड होना चाहिए, यानी बफर उसमें ऊपर नीचे दोनों तरफ भरा होना चाहिए, वो सैचुरेटेड होगा। दूसरा है कि सैंपल एप्लीकेशन, यानी दूसरा है कि हमें इसको सैंपल उसमें डालना है, जिस सैंपल को हमें सेपरेशन करना है उसको हमें अप्लाई करना है, ठीक है। और फिर तीसरा स्टेप होता है इलेक्ट्रोफोरेटिक सेपरेशन, यानी जब हम रन करते हैं सैंपल को तो हमारा सेपरेशन हो जाता है। और चौथा स्टेप है कि हम जो जेल में सेपरेशन हो चुका है उस सपोर्टिंग मीडिया यानी जेल को हम रिमूव कर लेते हैं, हटा लेते हैं, और फिर उसको स्टेन करते हैं, और स्टेन करके हमें पता चल जाता है कौन कौन सा प्रोटीन हमारे जेल में प्रेजेंट है सेपरेशन के बाद। ये जनरल ओवरव्यू देने के लिए मैंने ये वाली स्लाइड बताई थी आपको कि इसमें 4 मेजर स्टेप्स होते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के, ठीक है, गॉट इट। तो जी मैम। हमारा जो कॉलेज है वो इलाहाबाद से 30 किलोमीटर दूर है। अच्छा, 30 किलोमीटर है और वो रूरल एरिया में है। ओके। तो हमारे यहाँ क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है तो बहुत फीस हमारे यहाँ बहुत कम लगती है, और बच्चों को ज्यादातर से बच्चों को स्कॉलरशिप मिल जाती है। हाँ हाँ। तो इसलिए बच्चे हमारे यहाँ प्रेफर करते हैं वह बच्चे जो रिसोर्सफुल नहीं होते। ओके ओके ओके। तो ऐसे बच्चे अच्छे हैं, बहुत क्यूरियस हैं, और मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका मतलब उनको समझ में आया है, तभी उनकी क्वायरीज भी आई हैं। हाँ, ये बात तो सही है, क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि उनको समझ में आ रहा है। हाँ, और कई बार मुझे लगता है कि बहुत रूरल एरिया के बच्चे हैं तो हो सकता है उनको सब ऊपर ही जा रहा हो, और आपने पहले ही मुझे बोला हिंदी में बताने की, तो इसलिए मैंने कोशिश किया कि इजी वे में बताएं, तो इसलिए कई मर्तबे इसको हमने भी पढ़ाया बच्चों को, लेकिन ये आप जान लीजिए कि जितना अच्छे ढंग से, चूंकि मैडम का स्पेशलाइजेशन इसी में है, दिन रात मैडम इसी में काम करती हैं। हम लोग तो मैडम एक्चुअली देखा जाए ना तो हम लोग जनरलाइज्ड हो गए। हाँ, वो तो है ही है सर। हम लोग जनरलाइज्ड हो गए, आप स्पेशलाइज्ड हैं, तो इतने बढ़िया ढंग से बच्चों और बताया नहीं जा सकता है। और मैडम स्लाइड भी दे देंगी, हम वो भी आपको शेयर कर देंगे। और फिर भी अगर कोई दिक्कत होगी तो हम तो है ही हैं। और तो ये कुल मिला के ये आज 10वां दिन समाप्त हो रहा है मैडम। ये भी बहुत डिफिकल्ट टास्क था। फाइनली आपका पूरा फाइनल कंक्लूजन हो रहा है। ये भी मैडम बहुत डिफिकल्ट टास्क था, कॉलेज से जल्दी आना, फिर उसके बाद ये सिस्टम तैयार करना, फिर सबको इकट्ठा करना, बच्चों को जोड़ना, तो ये भी बहुत डिफिकल्ट टास्क था। और एक दिन के लेक्चर में हमारा लगभग 3 घंटे का अतिरिक्त समय लगता है। सारे लोग चले, हम तो बैठे रहते हैं। ये तो एडिशनल आपका हो गया। ऑफलाइन क्लासेस तो आपके यहाँ भी शुरू हो गई होंगी। हाँ जी, ऑफलाइन अब बच्चों के लिए चॉइस है, चाहे ऑफलाइन करें चाहे ऑनलाइन करें। वेरी नाइस। अब तो उनको चाहे तो वो करें। हाँ, तो आपको तो कॉलेज जाना ही होगा, हम लोग तो जाते ही होंगे। 9:15 बजे से घर से जाते हैं, 10 बजे पहुँचते हैं, और फिर ये आके 3 बजे वहाँ चलते हैं, फिर ये इसमें काम शुरू कर देते हैं। ओके ओके। तो मैडम बहुत अच्छा लगा हमको मिलके। आप मैम एक क्वेश्चन है। क्या बचा है? हाँ बोलो मैम। एक्चुअली जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं स्टमक वगैरह का, तो उसपे कोई जेल लगाते हैं, तो उसका रोल क्या होता है उसमें? वो भी रिजोल्यूशन के लिए ही होता है। मेरे को एग्जैक्टली वो तो मैंने किया नहीं है कि हमने किसी का अल्ट्रासाउंड तो नहीं किया है, लेकिन वो जो मुझे जो समझ में आया वो रिजोल्यूशन बढ़ाने के लिए ही करते हैं।
क्यों सर? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। रिजोल्यूशन मतलब उसकी जो है वो विजिबिलिटी जो है वो जो जिससे कि वो मशीन वो घुमाते हैं उससे वो रिजोल्यूशन आपने देखा होगा। आप अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो जो हम कोरिलेट कर पा रहे हैं वो जैसे आप लोग स्लाइड्स बनाते हैं एक्सप्लोजी में, तो आप कि अगर आप स्लाइड्स बनाते हैं या इंटर में आपने बनाई होगी तो आपने देखा होगा कि आप स्लाइड सेक्शन बनाते हैं, स्लाइड को देखेंगे तो माइक्रोस्कोप में तो ऐसा नहीं दिखता है, उस पर आप ग्लिसरॉल या डीपीएक्स जब ये सब चीजें डालते हैं तो रेजोल्यूशन इनहांस हो जाता है, बढ़ जाता है। ग्लिसरॉल वगैरह देखा होगा ना, सेमी सॉलिड टाइप का सोल्यूशन होता है ग्लिसरॉल वगैरह, लिक्विड होता है, तो डालते हैं तो रेजोल्यूशन बहुत अच्छा मिलता है। मुझे लगता है कि उसका पर्पज वही है, अल्ट्रासाउंड के पहले जो जेल लगाते हैं वो रेजोल्यूशन इनहांस करने के लिए ही लगाते हैं, मुझे जो समझ में आता है। तो मैडम आपका किन शब्दों में हम आपका धन्यवाद करें कि आप बहुत अच्छा लगा, और हमारे बच्चे निसंदेह जो इस सीरीज कराने का जो उद्देश्य रहा है वो पक्का ये उद्देश्य, ये सीरीज ये उस उद्देश्य को फुलफिल की होगी। और हम अभी अपने ज्वाइंट डायरेक्टर महोदय हमारे जो आए थे वो भी सुने, वो भी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और हमारे प्राचार्य जी के नेतृत्व में ये काम चल ही रहा था। तो ये सभी बच्चे जो 10 दिन जुड़े रहे उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने स्पीकर रहे, आज के स्पीकर खास तौर पर डॉक्टर नीलम यादव जी जिन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार किया। और बच्चों एक और बात बता दें कि हम लोग एक जगह इंटरव्यू में थे तो हमको इतना अच्छा लगा कि मैडम जिस प्रकार से बच्चों से इंटरेक्ट कर रही थी, जिस प्रकार से बच्चों से क्वेश्चन पूछ रही थी और उनको उस फील्ड में जाने के लिए प्रेरित कर रही थी जिस फील्ड को वो डिजर्व करते थे। ये बहुत बड़ी बात है, सामान्यतः इंटरव्यू में ऐसा होता नहीं। तो मैडम आपने इतना अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस वेब लेक्चर सीरीज। थैंक यू सो मच अगेन। ओके सर। अच्छा मैडम, थैंक यू। तो बच्चों ये आज की सीरीज यही समाप्त होती है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। थैंक यू मैम। गुड लक, गुड लक। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। तो आज तक जितना लेक्चर चला मैम आपका सबसे बढ़िया लेक्चर था मैम, धन्यवाद। तो इसी के साथ में ये 10 दिवसीय ये श्रृंखला जो है ये समाप्त हो रही। बच्चों एक चीज हम आपको और बता दें तब ये हम इसको कंक्लूड करें। तो ये 10 दिनों तक जो ये लेक्चर सीरीज चली हुई है, 10 दिनों तक लेक्चर सीरीज में ये पहला दिन जो है ये 27 जनवरी से आरंभ हुआ है। और उस दिन की हमारे जो गेस्ट स्पीकर थी, जो इमिनेंट स्पीकर थी, वो थी डॉक्टर संगीता अवस्थी जी कानपुर की। 28 जनवरी के लिए जो हमारे स्पीकर थे, 28 जनवरी को जिन्होंने लेक्चर दिया वो थे प्रोफेसर ए.के. शर्मा जी लखनऊ यूनिवर्सिटी के। 29 जनवरी को जिन्होंने लेक्चर दिया वो जम्मू कश्मीर की एनवायरमेंटलिस्ट थी डॉक्टर नाजिया रसूल लतीफ़ी। 30 जनवरी को जिन्होंने लेक्चर दिया इमिनेंट स्पीकर थे प्रोफेसर एम.ए. खालिद साहब इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ के, जो IUCN के भी मेंबर हैं। 1 फरवरी को डॉक्टर संदीप आर्या जी का लेक्चर हुआ था बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी के। 2 फरवरी को प्रोफेसर अभय कुमार पांडे जी का लेक्चर हुआ था जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हैं। 3 फरवरी को डॉक्टर वहीद खबर बलवान जी का हुआ था, आप डोडा जम्मू कश्मीर के हैं। 4 फरवरी को हम लोगों ने 2 लेक्चर कराया था, एक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी थे गोरखपुर यूनिवर्सिटी के और दूसरी डॉक्टर निशा सिवाल जी थी, जिनका डॉक्टर निशा सिवाल जी वेल नोन बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, उनका हम लोगों ने लेक्चर कराया था। और कल यानी 5 फरवरी को डॉक्टर अशोक कुमार जी का लेक्चर कराया था जो हेड हैं जूलॉजी डिपार्टमेंट MLK PG कॉलेज बलरामपुर के। और आज अंतिम दिन हम लोगों ने सबसे पहले अपने सम्मानीय प्राचार्य जी डॉक्टर प्रोफेसर आशीष जोशी जी को सुना, फिर अपने विभाग के संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा प्रोफेसर राजू पांडे जी को सुना। और उसके बाद में आज की जो इमिनेंट स्पीकर डॉक्टर नीलम यादव जी जो बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या में, उनको हम लोगों ने शब्द सुना। और इन सारे पूरे कार्यक्रमों में हमारे प्राचार्य जी का पूरा सहयोग और आशीर्वाद रहा, जिनके कारण हम लोग ये संपादित कर सके। और इसमें हमारे जो सहयोगी थे, हमारे परम सहयोगी डॉक्टर ब्रजेश कुमार मिश्रा जी का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो बच्चों अब ये श्रृंखला यही समाप्त होती है, फिर आगे हम लोग देखते हैं मंडे से हम लोग क्या करते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग इससे कुछ सीखे होंगे जो आपके लिए आगे काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ जंतु विज्ञान विभाग राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सैदाबाद प्रयागराज द्वारा आयोजित जंतु विज्ञान में 10 दिवसीय श्रृंखला समाप्त है। हाँ सर, हम कुछ कहना चाहते हैं सर। कहो।
सर ये आपके सानिध्य में रह के इतने बड़े लेक्चर्स का शुरू से हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है सर। बहुत कुछ नॉलेज गेन करने को मिला, इतने बड़े बड़े विद्वान का लेक्चर सुनने के लिए मिला सर। इसके लिए हम आपको तहे दिल से सर धन्यवाद देते हैं, पूरे जूलॉजी फैकल्टी को और प्राचार्य जी को और समस्त अध्यापकगण को। बहुत बच्चों, ये बहुत ही मुश्किल और बहुत कठिन काम था, बहुत ही इम्प्रेसिव रहा सर। और ये सबको इकट्ठा करना, सबको समय पर जोड़ना, ये व्यक्तिगत संबंध की बात है कि सभी लोग जुड़े। और फिर से हम, अब आपने इतनी बात शुरू कर दी तो 2-4 लाइनें हम और कह के तब अपनी बात को समाप्त करेंगे। मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन जी के जो फादर थे, हरिवंश राय बच्चन जी, मूलतः ये कविता जो है, मूलतः ये कविता सोहनलाल द्विवेदी जी की है, लेकिन उनके मुख से ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। और फिर भी हम आप सब लोगों को इस प्रेरणादायक कविता के साथ हम बात को समाप्त कर रहे हैं। 2 मिनट इसको आप सुनिए और इसको जीवन में उतारने का प्रयास करिए। हमने क्लास में भी ये बताया हुआ है। यस सर, यस सर। सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए और इसको जीवन में उतारने का प्रयास करिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और बस एक और लाइन बोलकर हम अपनी बात समाप्त कर रहे हैं कि हार, ये बच्चों ये भी जीवन का बहुत प्रासंगिक सत्य है। हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से, हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो। और जीतना तब, ध्यान दीजिए, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। फिर से रिपीट कर रहे हैं, हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। मंजिलें मिलें ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। सही बात सर, वेरी नाइस सर। बस इसी के साथ आप सभी लोगों का, बस इसी के साथ आप बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मंडे को सारे लोग आए क्लास में, ठीक है? ओके सर, धन्यवाद सर, थैंक यू सर। तहे दिल से आपका आभार करता हूं। कब होगा कॉलेज में? चिते थैंक यू सर। आई थिंक सर चले गए। ठीक है सर, बहुत जल्दी चलेगा। जल्दी नहीं सर।